बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान मॉर्निंग में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ इशाल अदनान और मैं हूँ मोहम्मद जुनैद हलीम। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। उम्मीद करते हैं आपकी सुबह खैरियत से गुजर रही होगी। जानिब नाज़रीन, एक अच्छा इकदाम है हुकूमत का और हम उसको सराहते रहते हैं। जो बुरी चीज़ें उसकी निशानदेही भी करना होती हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तानी इकदाम की। PTA की तरफ से, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की तरफ से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए हर दौरे के दौरान 120 दिन की टैक्स फ्री मोबाइल रजिस्ट्रेशन की सहूलत मुतारिफ कराई गई है। तो वो जो ओवरसीज़ थे, जो गिले शिकवे करते थे कि जी हमारे महंगे महंगे मोबाइल्स होते हैं और हमें लाने नहीं दिए जाते, अब उनको 120 दिन की इजाज़त फाइनली मिल गई। और फिर वो यहाँ पर PTA के मुताबिक ये सहूलत खुदकार आर्जी मोबाइल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के जरिए मुफ्त फ्राहम उन्हें की जाएगी, वो हासिल कर पाएंगे। और PTA के मुताबिक इस इकदाम का मकसद पाकिस्तान में मुख्तसर क़याम के दौरान ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बिला तातुल मोबाइल की कनेक्टिविटी यकीनी बनाना है। क्योंकि पहले यहाँ पर आने के बाद मोबाइल अगर बंद हो जाते थे तो अब वो बंद नहीं होंगे, बल्कि आर्जी तौर पर 120 दिन के लिए उनको रजिस्ट्रेशन नहीं करवानी पड़ेगी। 120 दिन के लिए उनका फ़ोन जो है वो चलता रहेगा। लेकिन 120 दिन के बाद ज़्यादा अगर वो यहाँ पर स्टे करते हैं तो फिर यकीनी तौर पर उन्हें PTA से अपना फ़ोन रजिस्टर करवाना पड़ेगा, और भारी भरकम आपको उसके लिए टैक्सेस और जो एक लागत है वो देनी पड़ेगी, जो कि लाखों रुपए में बनती है। और वो यकीनी तौर पे बहुत तकलीफदेह होती है, पाकिस्तानियों के लिए भी है और ओवरसीज़ के लिए। 120 दिन का उनको कुशन या एक ग्रेस पीरियड दिया गया है ताकि वो अपने जो भी मामलात हैं वो निपटा सकें, चाहे वो एक है या एक से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन्स अपने साथ कैरी करते हैं। तो 120 दिन तक वो इनको बगैर किसी टैक्स के इस्तेमाल कर पाएंगे। अब हम आ जाते हैं अपनी टॉप 5 स्टोरीज़ की जानिब। और सबसे पहले आज की हमारी स्टोरी होगी 7 जुलाई को नेतन्याहू की ट्रंप से मुलाकात तय पा चुकी है। गजा जंगबंदी का फैसला कुन मौका है। अब देखना यह है कि क्या ये जंगबंदी हो पाती है, क्या ये मुलाकात गजा में जंगबंदी की राह हमवार कर पाएगी। इस पर तफसील से होगी बात। और फिर बात करेंगे भारत की मेज़बानी में एशिया कप न्यूट्रल वेन्यू पर खेला जाएगा। भारतीय मीडिया की तरफ से अब ये शोर और वावेला शुरू हो चुका है। भारत एशिया कप की मेज़बानी का इरादा रखता है या नहीं, एशियन काउंसिल ने वजाहत मांग ली है। लेकिन ये बुनियादी तौर पे नाज़रीन ये वही बीज है जो कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ बोया था। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान होस्ट था, पाकिस्तान मेज़बान था इस इवेंट का। भारत ने पाकिस्तान आने से इनकार किया, जिसके बायस न्यूट्रल वेन्यूज़ पे पाकिस्तान और भारत के मैचेस खेलने पड़े। लेकिन पाकिस्तान ने इन शराइत पर इस चीज़ का फैसला किया था कि आइंदा तमाम इवेंट्स के अंदर भारत को भी न्यूट्रल वेन्यू पर ही खेलना पड़ेगा, हम भारत नहीं जाएंगे। तो अब उसका शिकार भारत खुद ही हो रहा है। उसके बाद आपको बताएंगे UET के तलबा का शानदार कारनामा। सामान की तरसील के लिए फैक्ट्रियों में काम करने वाले सस्ते रोबोट तैयार कर लिए गए हैं जनाब। इस पर भी तफसील से होगी बात। और आपको बताएंगे कि दुनिया को प्लास्टिक से पाक बनाएं। आज दुनिया भर में प्लास्टिक के थैलों से आज़ादी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। यकीनी तौर पे सेहत के लिए और इंसानियत के लिए बहुत बड़ा ख़तरा प्लास्टिक का बढ़ता इस्तेमाल और इससे बचाव किस तरह से मुमकिन है, इससे आगाही के लिए आज दुनिया भर में इस दिन को मनाया जा रहा है। उसके बाद हुसैनियत एक फ़िक्र का नाम जो हर दौर के मजलूमों के लिए मशले रहा। हज़रत इमाम हुसैन का काफ़िला जुरत, शुजात और सब्र इस्तक़लाल की मिसाल। इस पर भी तफसील से बात। लेकिन अपने प्रोग्राम की जानिब आ जाते हैं सबसे पहले अपने पहले टॉपिक की जानिब। और आपको बताते हैं कि काबिज़ सहूनी रियासत इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू मुश्तरका मशरिक़ वस्ता की जो पॉलिसी है, ईरान के साथ जो कशीदा ताल्लुकात हैं और गज़ा की जो तबाह हाल सूरत हाल है, उस समय दीगर अमूर पर गुफ्तगू के लिए 7 जुलाई को हम सिफारती मिशन पर अमेरिका रवाना होंगे और जहां पर वो सदर डोनाल्ड ट्रंप से उनकी मुलाकात तय है। और इस मुलाकात में देखना यही है कि क्या जंगबंदी हो पाती है और किन शराइत पर आखिर जंगबंदी होगी। जी हाँ, 60 रोज़ के लिए जंगबंदी की बात हो रही है। हमास के साथ भी मामलात उम्मीद की जा रही है कि तय पा जाएंगे। बुनियादी तौर पर हमास का हिज़्बुल्लाह का या दीगर तहरीकों का बहाना बना के असल मकसद जो है वो नस्ल कुशी है। और उसका मुजाहरा हमने देखा है इसराइल की तरफ से जो मज़ालिम ढाए गए हैं बिला तफरीक, उसमें ख़ास तौर पे बच्चों और ख़वातीन को निशाना बनाया गया। लेकिन उसमें तमाम शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले, तमाम उम्रों से ताल्लुक़ रखने वाले फ़लस्तीनियों को चुन चुन के उनकी नस्ल कुशी की गई है। और एक तहकीक ये भी कहती है कि 3 से 4 लाख लोग ऐसे हैं फ़लस्तीन के जो मिसिंग हैं, जिनका डाटा ही मौजूद नहीं है। वो कहाँ पर हैं, ना तो वो किसी कैंप में हैं, ना उनके हलाकत के बारे में। तो इतने बड़े पैमाने पर जो वैसे जो रिपोर्ट्स कहती हैं 70,000 से ज़ायद लोग लुकमा अजल बन चुके हैं। और अब देखना ये भी है कि क्या हमास मुमकिन जो शराइत हो सकती हैं उनको मानने के लिए तैयार होगा या नहीं, और क्या ये जंगबंदी होती हुई नज़र आ रही है। हमारे साथ उस्मान शाहिद साहब मौजूद हैं, माहिर आलमी अमूर। वेलकम टू शो कहेंगे उस्मान शाहिद साहब आपको। उस्मान शाहिद साहब, यकीनी तौर पर ये एक अहम दौरा होगा, लेकिन इस दौरे के अंदर सिर्फ हम देख रहे हैं कि नेतन्याहू और
डोनाल्ड ट्रंप साहब शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। दोनों ही के दरमियान मुआहिदा तय होगा और दोनों ही के दरमियान बातचीत होगी, शराइत तय की जाएंगी। लेकिन जहाँ पर गाज़ा के अंदर इतने मुजालिम ढाए गए हैं, गाज़ा के अभी तक जो मिसिंग पर्सनस हैं उनके हवाले से, या फिर उनके जो हिब्से बेजा में रखे गए लोग हैं जो कि इजराइल के अंदर इस वक्त मौजूद हैं, या फिर जो भी उनकी शराइत हो सकती है उनकी तरफ से, वो कौन सामने रखेगा? और यकीनी तौर पर अगर ये सिर्फ मुआहिदा होता है डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान, तो आप समझते हैं कि हमास को, गाज़ा के अवाम को वो शराइत कबूल होंगी और इस पर ये जंगबंदी हो पाएगी? जी, इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें डोनाल्ड ट्रंप और उनकी इंतजामिया इंतहाई संजीदा और मुतहरिक दिखाई देती है। और डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से इस वॉर को परसों सफाक और जालिमाना करार देते हुए कहा कि वो नेतन्याहू पे इस मुलाकात में सख्ती से जोर देंगे कि वो इस जंग को हर सूरत के अंदर जो है वो बंद कर दें। इसको आपको देखना पड़ेगा कि ईरान की जंगबंदी से पैदा होने वाली जो सफारती पेशरफ थी, उसके कॉन्टेक्स्ट के अंदर डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे जंगबंदी और पायदार अमन के लिए एक एफर्ट कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका के अलावा उससे नेतन्याहू को कोई उस तरह से इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। दूसरे एंड पे हम देखते हैं कि कायरो के अंदर इस वक्त मुलाकातें जारी हैं। एक वक्त पहुंच चुका हुआ है हमास का, वहां पे मिस्र और कतर के साथ इस वक्त मुज़ाकरात कर रहे हैं और 60 दिन की जंगबंदी की जो शराइत है उसको हतमी शक्ल देने के हवाले से हमास ने टाइम बाय किया। तो हाईली लाइकली है कि अगले हफ्ते जो है बड़ा जो ब्रेक थ्रू है। लेकिन उस्मान साहब, क्या ये मुमकिन होगा कि एक तरफ मिस्र में, कतर में मुज़ाकरात हो रहे हैं, हमास को इंगेज किया जा रहा है, दूसरी तरफ नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप आपस में चीज़ें तय कर रहे हैं, लेकिन एक टेबल पे बैठे बगैर क्या ये चीज़ें तय हो पाएंगी? और जो ट्रैक रिकॉर्ड है डोनाल्ड ट्रंप का, पूरी सपोर्ट रही अमेरिका की, लॉजिस्टिक भी और बयानात की हद तक भी इजराइल के तमाम काले कवानीन के अंदर। अब क्या मौक़िफ़ में तब्दीली है, या जो अंदरूनी बैरूनी दबाव है उसके बाद अमेरिका अपने बयानात की हद तक इजराइल को रोकने की कोशिश कर रहा है? जी डेफिनेटली, इस वक्त दबाव भी डोनाल्ड ट्रंप पे बहुत है। जिस तरह मेगा बेस है उनकी, वो काफ़ी ज़्यादा स्प्लिट नज़र आती है, और जिस तरह से ईरान ने भरपूर रिस्पॉन्स दिया है, उसके बाद IDF के अंदर से भी आवाज़ें उठ रही हैं और वहाँ पे नफसियाती और असाबी जो थकन है वो वाजिया नज़र आती है। आपने जो बात की कि अरब कंट्रीज जो सालिस कंट्री हैं वो वहाँ पे एंगेजमेंट कर रहे हैं, तो यही वहाँ के ऊपर जो बहरान है कि शटल डिप्लोमेसी जो है उस तरीके से चीज़ों को मटेरियलाइज नहीं कर सकती जब तक प्रॉक्सिमिटी के अंदर ये सारे फोर्सेस जो हैं, जिसमें नेतन्याहू की गवर्नमेंट है और हमास की लीडरशिप है, वो आपस में बैठ के जो है मसले का हल ना निकालें। हमास का मुतालबा ये है कि हर सूरत के अंदर मुकम्मल जंगबंदी हो और उसके अलावा मुकम्मल इजरायली फोर्सेस का इनहला हो, जबकि नेतन्याहू की गवर्नमेंट कैटेगोरिकली कल भी कह चुकी है अपनी कैबिनेट मीटिंग के बाद कि किसी सूरत में उन्हें हमास का वजूद जो है काबिल कबूल नहीं, और वो चाहते हैं कि वो हथियार डाले, इलाका छोड़े और मुकम्मल जलावतनी इख्तियार करे। अच्छा, इससे पहले हम देख रहे थे डोनाल्ड ट्रंप साहब के बयानात जिसमें वो कह रहे थे कि, और ये बात नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप साहब के दरमियान ही हो रही थी तब भी, जब वो ये बात कर रहे थे कि यहाँ से जो तमाम इस वक्त फ़लस्तीनी मौजूद हैं उनको यहाँ से अरब कंट्रीज़ में शिफ्ट कर दिया जाएगा और अरब ममालिक की यहाँ पर हुकूमत जो है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बना दी जाएगी। तो अब क्या आप समझते हैं कि इन अरब ममालिक को एतमाद में लिया गया है या उनको भी इस नेगोशिएशन का हिस्सा बनाया गया है? क्योंकि गाज़ा के अवाम को तो इसमें बिल्कुल माइनस कर दिया गया है, उनकी राय लेने के लिए या उनको इस मुज़ाकरात में, इस गुफ्तगू का हिस्सा नहीं बनाया जा रहा। और जो बात आप भी कर रहे हैं कि इजरायली ये चाहते हैं कि वहाँ से हमास का बिल्कुल खात्मा कर दिया जाए, हमास को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए, और हमास ये चाहता है और गाज़ा के अवाम ये चाहते हैं कि इजरायली तसल्लुत और उसकी फ़ौज जो है वो वहाँ से इनखला उनका होना बहुत ज़रूरी है जंगबंदी से पहले। तो इन शराइत में आप क्या समझते हैं कि अरब ममालिक को भी लिया गया है लूप में? नहीं, उस तरीके से तो उनसे कोई गुफ्तगू नहीं की गई। हमने जो देखा कि अरब सालिस मुल्क हैं, जो ये दो जिनकी मैंने बात की, मिस्र और कतर, इसके अलावा जितने भी कंट्रीज हैं उनके ऊपर इन्फ्लुएंस डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया कर रही है कि आप जंगबंदी के बाद अगर इसराइल को रिकग्नाइज करते हैं, उसके साथ सफारती ताल्लुकात जो है वो कायम करते हैं, तो हम इस जंगबंदी को मैच्योर करने के अंदर एक बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से फ़लस्तीनियों से के इनखला की बात की थी, सिचुएशन जो है ऑल टुगेदर तब्दील हो चुकी हुई है। इस तरह की कोई ऑप्शन जो है वो टेबल के ऊपर नहीं, और इसराइल 21 माह की जंग के अंदर मतलूबा अहदाफ हासिल करने में मुकम्मल नाकाम नजर आता है। आज भी वो हमास के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, आज भी वहाँ पे नो डाउट शहरी ढांचा तबाह है, 90% आबादी कई दफ़ा नकल मकानी कर चुकी है, शदीद इंसानी बहरान है,
लेकिन वो लोग अपनी जगह के ऊपर, उनका रिजॉल्व और अज़म इंटैक्ट है। यहाँ के ऊपर असल में प्रॉब्लम ये है कि इस पूरे डील के अंदर नेतन्याहू को रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है, और डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया कि ये आपके हीरो हैं, इनकी खिदमात हैं और इनकी फौजदारी के मुकदमात खत्म किया जाएं, जिसके ऊपर इस वक्त भी बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है इसराइल के अंदर कि ये बैरूनी मुदाखलत है और इसके ऊपर ये मुजरमाना फेल है, जिसके हवाले से एक और कार्रवाई हो सकती है नेतन्याहू के खिलाफ है। इस वक्त भी नेतन्याहू जो है, कल यरूशलेम की ज़िलाई अदालत से उन्होंने एक दफा फिर जो है वो मनसूख करवा ली अपनी पेशी। गुज़िश्ता 7 माह के दौरान डोनाल्ड जो नेतन्याहू हैं कई बार सिक्योरिटी, सफारती और सेहत की बुनियाद पे मनसूख करते आ रहे हैं, बचना चाह रहे हैं और प्री बार्गेनिंग। अच्छा उस्मान साहब, ये मुमकिन ये जो सीज फायर हो रहा है, एक तो आपने जिस तरह कहा कि एग्जॉस्ट हो चुका है इसराइल अभी ईरान के साथ भी इंगेज होने की वजह से, और वैसे भी जो उनके ऊपर दबाव भी बढ़ रहा है, तो मुमकिन तौर पे क्या दोबारा से वो एनर्जी बहाल करने के लिए और नए अंदाज में जारियत मुसल्लत करने के लिए ये टाइम पीरियड गेन किया जा रहा है, या मकासद कुछ और हैं, और रिलाय किस तरह से किया जाए? और जब तक हमास को या फिर फ़लस्तीनियों को एक अलग से एंटिटी या एक रियासत या एक नेशन तस्लीम नहीं किया जाएगा, तो क्या कोई काबिल हल इसका कोई सोल्यूशन निकल पाएगा? और क्या उसके दूरस होने को हम मान सकते हैं कि उसके नताइज दूरस भी होंगे? जी, देरपा और मौसर नताइज तो नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, वो बहुत मुश्किल नजर आते हैं, क्योंकि ऑन ग्राउंड जो सिचुएशन है वो बड़ी प्रिकेरियस होती चली जा रही है। और जो आपने जिस तरीके से बात की कि इनका माजी अगर हम देखें तो ये सीज फायर को ब्रीच करते आ रहे हैं। 2 दफा पहले जंगबंदी हुई, लेकिन हमने देखा जनवरी से मार्च तक जिस तरीके से वायलेशन की गई और उसके बाद 2 महीने का जो ब्लॉकेड लगाया गया, तो उसमें कोई शक नहीं है कि नेतन्याहू से मुतालिक जो है इस तरह का कोई भी जो आप क्या कहते हैं पॉजिटिव साइन जो है नहीं देख सकते कि वो वाकई इस जंगबंदी को कैरी करेंगे उस तरह से। लेकिन दूसरे एंड के ऊपर उसकी गवर्नमेंट के गिरने का खदशात का इजहार किया जा रहा है, क्योंकि स्मोट्रिच और उसकी वॉर कैबिनेट के दूसरे मिनिस्टर जो है बेन गवीर, उन्होंने कहा है कि हम अपनी 15 सीटें निकाल के गवर्नमेंट कोलैप्स कर देंगे। लेकिन नेतन्याहू को सिर्फ इस वक्त अपना रेस्क्यू चाहिए। उन्होंने पूरी वॉर को इसीलिए वेज करके लिंगर ऑन किया ताकि वो किसी तरीके से अपनी जो है वो प्राइम मिनिस्टर प्रीमियरशिप जो है वो बचा सके, और प्ली बार्गेनिंग की भी बात हो रही है। लेकिन जहां तक फलस्तीनियों का सवाल है, तो मेरे ख्याल में वहां पे कतर, सऊदी अरेबिया इस चीज का अंदिया दे चुका हुआ है कि रिकंस्ट्रक्शन के अमल में, रिहेबिलिटेशन के अमल में हम अपना रोल प्ले कर सकते हैं, लेकिन हम इनके मुकम्मल इनखला के किसी सूरत में कायल नहीं है। जबकि सऊदी अरेबिया और शाम की अभी आदि पाबंदियां उठ गई हैं। शाम की तरफ से अंदिया दिया जा रहा है कि अगर गोलान हाइट्स का मामला जो है डिस्कस किया जाए तो हम इजराइल को तस्लीम करके सफारती ताल्लुकात जो हैं वो कायम करने के लिए राजी हैं। अच्छा उस्मान शाही साहब, अगर हम ईरान और इजराइल की जंग की बात कर लें, तो क्या इस मीटिंग के दौरान जो कि डोनाल्ड ट्रंप साहब और नेतन्याहू के दरमियान होने जा रही है, इसके अंदर ईरान और इजराइल भी डिस्कस होगा, उनके दरमियान जंगबंदी मुआहिदा भी हो सकता है? और अगर ये सूरत हाल बनती है तो फिर ईरान के लिए कौन सी शराइत सामने आ सकती हैं? ईरान के हवाले से तो नो डाउट अभी कोई ऐसा व्हाइट हाउस की तरफ से कुछ स्टेटमेंट नहीं आई उनके प्रेस सेक्रेटरी की तरफ से। बस ज्यादातर वो फोकस यही कर रहे हैं कि फलस्तीनियों से मुतालिक जो मामला हैं वो नेगोशिएटिंग टेबल के ऊपर आए, और वो भी जो जंगबंदी है वो भी पायदार नहीं है, क्योंकि उसके अंदर कोई उस तरीके से पेपर वर्क नहीं किया गया। बस फोन कॉल के ऊपर वो जो है एक डिप्लोमेटिक एफर्ट थी, जिसके नतीजे में चीजें जो है डिफ्यूज हो चुकी हुई हैं। लेकिन ईरान ने जिस तरीके से IAEA के साथ कल मुआहिदा खत्म कर दिया है कि वो किसी सूरत में इंस्पेक्शन टीम को नहीं आने देंगे अपने मुल्क के अंदर, तो मेरे ख्याल में सूरत हाल जो है वहां पे भी गंभीर हो सकती है। लेकिन नेतन्याहू अफोर्ड नहीं कर सकते। याद रखें, दोनों को आप एक ब्रेथ में मेंशन नहीं करते। ईरान जिस तरीके से और तेल अवीव के अंदर, उसके बाद नेतन्याहू और वहां की जितनी भी डीप स्टेट है वो इस चीज पे मजबूर हो चुकी हुई है कि ईरान को इग्नोर किया जाए और उसे कॉर्नर करने के लिए डिप्लोमेटिकली इब्राहिम अकॉर्ड के थ्रू उसे इनसर्कल किया जाए। जबकि फलस्तीनियों के ऊपर नो डाउट सिचुएशन मुख्तलिफ है, जिस तरीके से हमास को डिसमेंटल कर दिया गया। तो मेरे ख्याल में ईरान से मुतालिक जो है चीजें जो है ऑफ द टेबल हैं इस वक्त, क्योंकि अमेरिका भी इस चीज पे कन्विंस है कि ईरान रिटेलिएशन करने की पोजीशन में है, और अगर कुछ ऐसा होता है तो वो नहीं चाहते उनकी मिलिट्री बेसिस जो है निशाने पे आए। बहुत शुक्रिया। उस्मान शाही साहब हमारे साथ मौजूद थे, और नेतन्याहू को लग रहा है उसका अंजाम करीब है। उससे पहले जितने भी काले कवानीन हैं, जंगी जराइम हैं, उनका इर्तिकाब कर ले, और सज़ा तो जारी बात है उसको मिलनी है अवामी सतह पे भी और उसके बाद भी। लेकिन ये जो इस वक्त मुलाकात है उसके ऊपर सबकी नज़रें हैं कि क्या फ़ैसले इसमें होते हैं। बिल्कुल जी, हम अब आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं उस परफ्यूम की जो कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की जानिब से लॉन्च की गई है, और इसका नाम रखा गया है विक्ट्री 4547। और ये परफ्यूम्स की नई रेंज मुतारिफ कराई गई है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर।
बिल्कुल, और ये पोस्ट शेयर किए हुए उन्होंने नए परफ्यूम्स की कलेक्शन विक्ट्री 4745 मुतारिफ करने का ऐलान भी किया। अमेरिकी सदर ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि ट्रंप खुशबू दस्तयाब हैं, इन्हें विक्ट्री का नाम दिया गया है क्योंकि ये नाम जीत, ताकत और कामयाबी को जाहिर करता है। और ये परफ्यूम न्यूयॉर्क की साबिक रियल स्टेट टाइकून की उन मुख्तलिफ मसनूआत का हिस्सा हैं जिन पर ट्रंप की ज़ाती ब्रांडिंग मौजूद है। और ये परफ्यूम मर्दों के लिए स्याह सुनहरे और ख़वातीन के लिए सुर्ख और सुनहरे बॉक्स में दस्तयाब है। इसकी बोतल ट्रंप के छोटे मुजस्मे की मानद है और अब देखते हैं कि अमरीकी अवाम इसको कितना पसंद करते हैं। तो क्या सिर्फ बॉक्सेस चेंज हैं, अंदर से सेम परफ्यूम है, यूनिसेक्स है? अब ये मेरे ख्याल में आपको जानने के लिए खरीदना पड़ेगा और उम्मीद करते हैं अच्छा होगा। और मुझे लगता है कि जिस तरह से अब डोनाल्ड ट्रंप साहब की मकबूलियत में कमी आ रही है, वो उसको बढ़ाने के लिए एक नया स्टंट किया है उन्होंने। ऐसे इकदाम करें जिससे खुशबू आए और आपकी नेक नामी हो, और आपको परफ्यूम लॉन्च करने की जरूरत ना पड़े। हाँ, लॉन्च करने की जरूरत ना पड़े। बहरहाल उम्मीद है कि इकदाम से बेहतरी आ सकेगी जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से उठाए जा रहे हैं। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दीगर इश्यूज पर बात होगी। स्टे विद अस। हाँ जी, वेलकम बैक। और बात कर लेते हैं पाकिस्तान के हुनर की, पाकिस्तान का वो टैलेंट जो कि उभर के सामने आ रहा है। मुख्तलिफ मौक़ों पे हम देखते हैं यूईटी के तलबा नाज़रीन जिन्होंने एक अनोखा कारनामा सर अंजाम दिया और ये कि सामान की तरसील के लिए फैक्ट्री में काम करने वाले सस्ते रोबोट्स तैयार कर लिए हैं। जी बिल्कुल जी, अब उन्होंने एक ऐसा रोबोट सिस्टम तैयार किया है जो मुख्तलिफ फैक्ट्रीज में इंसानों की जगह ले सकता है। जिस तरह से एक शख्स सामान उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करता है उसको, अब ये काम रोबोट्स करेंगे। हम देखते हैं मुख्तलिफ ममालिक में पहले भी रोबोट्स ये काम कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान के उस टैलेंट ने, उन बच्चों ने ये काम पाकिस्तान के अंदर कर दिखाया है और अपनी सलाहियतों को मनवाया है और खुद इसके अंदर क्या क्या फीचर्स डाले हैं, क्या क्या खुसूसियात हैं। तो ये सारी टीम हमारे साथ मौजूद है। आप सबको वेलकम कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब राफे मोविज़ यूसुफ और उनके साथ मौजूद हैं जनाब मोहम्मद साद। आप सबको वेलकम कहते हैं। तो सबसे पहले तो बताइएगा कि ये जो आप रोबोट है, कोशिश करेंगे कि ये चल के हमें दिखा भी सके कोई डेमो, लेकिन ऑपरेट कैसे करता है, क्या क्या इसकी क्वालिटीज़ हैं और इस प्रोजेक्ट का नाम आपने क्या रखा? राफे, आप शुरू कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो इस रोबोट का नाम नेवीट्रॉन है। ये हमने खुद इसका नाम रखा है नेवीट्रॉन। हमने इसके अंदर इस तरह से रखा है कि नेवी से मुराद इसकी नेविगेशन होती है और ट्रॉन हमारी डिग्री का नाम मैकाट्रॉनिक्स है, यूईटी डिपार्टमेंट, यूईटी लाहौर से। और इसके अंदर मैकाट्रॉनिक्स से हमने इसका ट्रॉन नाम रखा है। तो ये सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने के लिए हमारे पास इंडस्ट्री में, वेयर हाउसेज में इस्तेमाल होता है। पाकिस्तान में अभी तक इस तरह के रोबोट्स बनाए जा चुके हैं, लेकिन बहुत स्मॉल स्केल पर। एक बड़े लार्ज स्केल के ऊपर इस तरह का रोबोट अभी तक अमल में नहीं आया, तो हमने इसको बनाने की पूरी कोशिश की है। और ये जो है हमारे पास, हम इसको मोबाइल से हम कमांड देते हैं और ये सामान को अपनी गोल लोकेशन तक लेके जाता है। अच्छा मोविज़, आपकी क्या कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर, आपने क्या किया है? मेरी इस प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूशन मेजरली डिज़ाइन पार्ट पे है इसका, क्योंकि हमने डिज़ाइन कहीं से पिक नहीं किया, हमने खुद ही हमारा अपना डिज़ाइन करता सारा है पूरा। हमने डिज़ाइन भी खुद किया है, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग भी इसकी खुद की है हमने। ठीक है, तो इसके डिज़ाइन है, हार्डवेयर की जितनी मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट है वो सारा इस पर ज़्यादा मेरे काम। और कितने चैलेंजेस आए, क्योंकि आप बता रहे थे कि इस तरह की मशीन्स पहले भी हैं लेकिन वो इतने बड़े लेवल पे नहीं है, तो इस बड़े स्ट्रक्चर को बनाने में चैलेंजेस क्या क्या दरपेश थे? चैलेंजेस में इसमें मतलब फर्स्ट टाइम हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। एक तो हमें मतलब मार्केट में रीच भी नहीं थी कि हम इस तरह के प्रोडक्ट कहीं दे सकें, तो हमने इस पर रिसर्च वगैरह की काफ़ी। उसके बाद फिर हमने काफ़ी इसमें, क्योंकि हमारे इस पर जो मेजरली हमारा जो टाइम स्पेंड हुआ है 6 मंथ्स मैंने बनाया है इसको। अच्छा, 6 मंथ में बन गया है जी, और उसमें भी हमारे 4 मंथ्स जो है इसके डिज़ाइनिंग पे लगे हैं, डिज़ाइन फेज पे। जो कुछ इसके अंदर इस्तेमाल हुआ है वो तमाम आपको इक्विपमेंट, वो तमाम चीज़ें आपको, जो भी इसके अंदर चीज़ें इस्तेमाल होनी थी वो आपको पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल थी, पाकिस्तान के अंदर से ही मिली? नहीं, इसमें हमारी कुछ चीज़ें जो है हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से दी गई हैं। हमारे सुपरवाइजर डॉक्टर अली साहब हैं, उन्होंने कुछ चीज़ें हमें दी थी इसमें से, कुछ सेंसर्स वगैरह जो उनके पास अवेलेबल थे डिपार्टमेंट में, और कुछ चीज़ें हमें बाहर से इंपोर्ट करवानी पड़ी हैं। और वैसे जो इसमें सेंसर्स वगैरह होते हैं वो ज़्यादातर पाकिस्तान से नहीं मिलते, वो इंपोर्ट कराने पड़ते हैं। बाकी जो हार्डवेयर का स्ट्रक्चर है उसमें फिर एल्यूमिनियम के फ्रेम्स वो हमें मार्केट से अवेलेबल थे, एंड जो बाकी CNC मशीनिंग सर्वर्स है वो पाकिस्तान से अवेलेबल था हमें। अच्छा साथ आप मुसलसल कंप्यूटर लेकर बैठे हुए हैं, साथ में आप लैपटॉप ऑपरेट भी कर रहे हैं, आपका इसमें कंट्रीब्यूशन क्या है आप वो बताएंगे और फिर क्या आप इसको ऑपरेट भी करके हमें दिखाएंगे? जी, मेरा इसमें कंट्रीब्यूशन जो है वो सॉफ्टवेयर वाली साइड पे है और वेब इंटरफेस, जिससे हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं विद 1 क्लिक। जो भी जो वेयर हाउसेज में जो ऑपरेटर्स हैं उनकी आसानी के लिए, जो कि नॉन टेक्निकल हैं, वो जस्ट 1 क्लिक के साथ जो है अपने इसको ऑपरेट कर सकते हैं। राइट, ओके, तो क्या अभी आप वाईफाई से कनेक्ट हो चुके हैं कि हम इसको ऑपरेट करवा सकें?
हम कोशिश करते हैं इसको कनेक्ट करने की, लेकिन ये बताइएगा कि इसमें मसाइल क्या क्या रहे और क्या क्या चीज़ें थी जहाँ पे आपको लगा कि यार ये मुश्किल हो गया या हमने गलत प्रोजेक्ट पकड़ लिया, वो मसाइल भी, क्योंकि आपसे जो और स्टूडेंट्स हैं जो नए बैचेस आएंगे वो भी उन्हें सीखने का मौका मिलेगा। इस पे जो है प्रोग्रामिंग हमारे पास ऐसा जो है पाइथन एंड C++ यूज़ होती है रोबोट ऑपरेटिंग सिस्टम के फ्रेमवर्क के साथ, और इसको सीखना थोड़ा सा टफ है, बट ये है कि अल्टीमेटली आप सीख सकते हैं। अब परेशानियाँ भी आती हैं उनको रिजॉल्व करते हैं, ऑनलाइन जाके आप प्लेटफॉर्म्स पे जो है सर्च करते हैं सॉल्यूशंस वगैरह, तो ये आपको इजीली हेल्प मिल सकती है। अच्छा, अब आप लोग ये समझते हैं कि ये मार्केट में आने के लिए तैयार है? इस रिपोर्ट पे आप लोगों ने इतनी मेहनत की है और इसको इतना परफेक्शन के साथ बना चुके हैं आप कि अब ये मार्केट में लाया जा सकता है, इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है? जी, अब ये मार्केट में अभी हमारे हमने प्रोजेक्ट बनाया था, इसको एज अ प्रोटोटाइप है हमारे पास ये। और इसको हमने तक एक तो हमारे पास में मॉडिफिकेशन अवेलेबल है, हमने इसका डिज़ाइन इस तरह से बनाया है कि हम कस्टमर के मुताबिक इसकी मॉडिफिकेशन इजीली कर सकते हैं, क्योंकि ये सारा डिटैचेबल है, हमारा पूरा प्रोजेक्ट डिटैच हो सकता है इजीली। अच्छा, फिक्स्ड नहीं है इसमें कुछ। ठीक है, तो हमारे कस्टमर के मुताबिक इसको हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ओके, डिमांड पर आप बना सकते हैं इसको, बड़ा या छोटा साइज में भी, और जितनी उनकी रिक्वायरमेंट, फीचर्स भी आप ऐड कर सकते हैं। जितनी रिक्वायरमेंट। कॉस्ट कितनी आई है आप बताइए? इसके ऊपर कॉस्ट हमारी 4 to 5 लाख आई है, और ये इसके अंदर हमारी डिपार्टमेंट की भी कंट्रीब्यूशन थी, मैकाट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट की, और हमारे हमने अपने इसमें इनपुट पुट किया एज अ कॉस्ट में। तो हम ये उम्मीद रखते हैं कि इसको मार्केट में अगर लाया जाए तो ये एक अच्छा रोबोट साबित हो सकता है। ठीक है, और कितनी हैवी मशीनरी को ये मूव करने की सलाहियत रखता है? इसके स्ट्रक्चर को बढ़ाते जाएं तो इसकी कैपेसिटी, इसकी सकत भी बढ़ती जाएगी? ऐसे जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये अभी तो 100 kg पे टेस्टेड है, बट इसकी कैपेसिटी 100 kg अभी ये भी उठा सकता है, यानी एक इंसान को, भारी भरकम को ये एक जगह से दूसरी जगह लगा सकता है। हमने 100 kg भी इसको टेस्ट कर चुके हैं, बट जो इसका स्ट्रक्चर हमने डिज़ाइन किया हुआ है उसको हमने सिमुलेशन टेस्टिंग के मुताबिक हमने 300 kg पे टेस्ट किया हुआ है इसको, अगर सिमुलेशंस पे है, बट अभी हमने इसे हार्डवेयर पे 300 kg टेस्ट नहीं किया। बट ये है कि इसमें इंटरनल स्ट्रक्चर जो बना होता है, अगर आप कहते हैं मैं दिखा देता हूँ आपको, तो उस पर डिपेंड करता है कि आपका लोड कितना बेयर हो रहा है, क्योंकि वो स्ट्रक्चर के डिज़ाइन हम इस तरह से करते हैं कि लोड की डिवीजन उस तरह से होती है कि वो इजीली बेयर हो सकता है। और ये ऊपर वाला जो इसका कवर है डिटैच इजीली हो जाएगा? सारे कवर्स डिटैच हो सकते हैं। इसको अगर आप करके हमारे नाज़रीन को दिखाएं तो ताकि हमारे यंग इंजीनियर्स को अंदाज़ा हो सके कि कितनी मेहनत लगी है, क्या कुछ पुर्जाजात इसमें इंस्टॉल हुए हैं। और आप बता रहे हैं कि लगभग 4 से 5 लाख रुपए की लागत आई है इस छोटी सी मशीन पे, लेकिन इसके जो फीचर्स हैं, जो फंक्शंस हैं, वो यकीनी तौर पे इंडस्ट्रियल यूज़ में बहुत कारगर हो सकते हैं। बड़े हैवी मशीनरी को और जो एक मशीन फैक्ट्रीज़ के अंदर इस्तेमाल होने वाला जो रॉ मटेरियल है उसको एक से दूसरी जगह ले जाने के लिए ये अब ये मजदूरों की मुश्किल आसान करने के लिए बेसिकली बनाया गया है कि उनको मजदूरों की छुट्टी करने के लिए बनाया है। हाँ, ये भी कहा जा सकता है, लेकिन अगर मजदूर ऑपरेट करना जानते हैं तो फिर इन मशीनों से छुट्टी नहीं हो सकती उनकी। बट ये है कि मतलब कि अभी वो सामान उठा के खुद एक जगह दूसरी जगह लेके जाते हैं, अभी ये मतलब खुद उठाने के इसमें कैपेबिलिटी नहीं है, तो उनको सिर्फ उठा के इस पर रख देना है, तो उनको काफ़ी लंबा टाइम जो है वो नहीं बेयर करना पड़ेगा और वजन उठा के। अच्छा, वैसे तो हम देखते हैं, अच्छा ये कोई सायरन बजा रहा है? अलार्म भी है इसके अंदर, इसकी मोटर्स को एक्टिवेट करने के लिए। ओके, अच्छा, क्योंकि हम लोग इसको अभी तो ऑपरेट करके यहाँ पर नहीं दिखा पा रहे हैं, आपका कनेक्शन नहीं हो पा रहा था इसके साथ, लेकिन वैसे हम सोचते ये हैं, देखते भी ये हैं कि जो हमारे इतने होनहार बच्चे होते हैं, जो इतने जीनियस बच्चे जो कि IT में कुछ कर सकते हैं या वैसे किसी फील्ड में कुछ कर सकते हैं, फिर वो पाकिस्तान में नहीं रहते हैं, फिर वो ये सोचते हैं कि क्योंकि यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ उतनी ज़्यादा नहीं है और यहाँ पर हम वो काम अपना मनवा नहीं पाएंगे, तो हमें बाहर मूव कर जाना चाहिए। हमें हिला रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको ऐसे होता है, ऑफर आएगी तो निकलने का प्रोग्राम है, ऐसे होता है। एक्चुअली अभी हम जो इस पे कोशिश कर रहे हैं, एज स्टार्टअप स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने कुछ कॉम्पिटिशन में भी पार्टिसिपेशन किया है। रिसेंटली हमारा कल ही एक कॉम्पिटिशन था सी पाकिस्तान का, तो उसमें हम गए थे, तो उसका फर्स्ट राउंड था, तो उसमें भी हमने पार्टिसिपेट किया। हमारी भी कोशिश ये है कि इस पे एज स्टार्टअप स्टार्ट करें पाकिस्तान के अंदर ही, तो इंशाल्लाह। तो आप इसके लिए पाकिस्तान में ही इन्वेस्टर्स ढूंढ रहे हैं जो कि आपके साथ कोलैबोरेशन करें और आप इसको मजीद जो है वो यहाँ पर इनोवेशन के साथ ला सकें। हमारी पाकिस्तान की कुछ इंडस्ट्रीज़ के साथ भी बातचीत चल रही है, तो अगर वो इसके अंदर अपना इनपुट शामिल करें तो हम ज़रूर इसको आगे लेके जा सकते हैं प्रोडक्ट। कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी जारी बात है मार्केटिंग में भी एक चीज़ ये टूल काम आएगी, तो उसके लिए भी कोई काम हो रहा है? जी, ये ऑलरेडी कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन है, क्योंकि ये बाहर के रोबोट है, बाहर यूज़ होते हैं अदर फॉरेन कंट्रीज़ में, तो ये ऑलरेडी अगर हम पाकिस्तान में इंपोर्ट करवाएं इसको तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं। तो एक लोकली मैन्युफैक्चर सोल्यूशन है, तो ये ऑलरेडी कॉस्ट इफेक्टिव है। और अच्छा, आप मार्केट में अगर ये आएगा, क्योंकि आपने कहा 4 से 5 लाख रुपए की इसके ऊपर लागत आई है, तो मार्केट में अगर आप इसको लेकर आते हैं तो कितने का आप समझते हैं कि ये सेल होना चाहिए?
जो कि आप कह रहे हैं कि कॉस्ट इफेक्टिव है और ऑलरेडी लोगों के बोझ नहीं पड़ेगा पॉकेट्स पर, तो ये कितने का सेल हो जाएगा? एक्चुअली जो मतलब कि जो पहले इंडस्ट्रीज़ को अवेलेबल है वो बाहर से इंपोर्ट्स करवाते हैं, तो वो $7,000 to $8,000 के मिलते हैं। और ये हमने जो भी इसका एस्टिमेट लगाया वो हमने 2200,000 का लगाया हुआ है कि इसको हम उस तरह का सेल करेंगे। $22,000 का, $2200 का, तो उतने का हमने लगाया हुआ है इसका एस्टिमेट, क्योंकि बाहर से जो इंपोर्ट करवाते हैं वो $7,000 to $8,000 के होते हैं, उसके बाद कस्टम्स अलग पड़ेंगे। एंड जो सेकंड थिंग इसमें एक जो कंपनीज को अच्छी है कि वो है कि इसकी सर्विसेज एंड मेंटेनेंस वगैरह लोकली अवेलेबल होगी, ताकि हम वो दे रहे होंगे इनको। तो बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप, जो बच्चे अभी इंजीनियरिंग कर रहे हैं और जो जाहिर है लेकिन अब तो वो सीख चुके हैं ना, तो बच्चों को क्या मैसेज देना चाहिए? घबराना नहीं है, क्या कुछ करने की ज़रूरत है इसके अंदर? हाँ वो तो है घबराने वाला, तो क्योंकि हम भी जब हमने भी प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था हम भी सोच रहे थे कि ये पूरा होगा कि नहीं होगा, और उस वक्त भी हमारी काफ़ी हमारी मतलब कि हमारी मंजिल काफ़ी दूर थी, मगर हम वहाँ तक पहुँचते पहुँचते काफ़ी रुकावटें भी आई थी। हमारी ढेरों दुआएं अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, और ये ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। उम्मीद है कि ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में ये आप इसको मुतारिफ करवा पाएँ और हर जगह पर आपकी ये पहचान बने इंशाल्लाह। हमारी बहुत सारी दुआएं आप लोगों के लिए। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद राफ़े, मुअव्वज़ अली यूसुफ, मोहम्मद साद, और ये UET के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये कारनामा कर दिखाया है। और इस तरह का और बहुत टैलेंट पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, और हम बार बार ये कहते हैं कि पाकिस्तान की मिट्टी बड़ी जरहेज़ है और यहाँ पर बहुत सितारे मौजूद हैं, बहुत सारे ऐसे टैलेंट से भरे हुए बच्चे मौजूद हैं जिनको बस निखारने की ज़रूरत है। हम आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, बात कर लेते हैं चीनी नौजवान की, जिसकी जानिब से झींगा ब्लॉक्स का एम्बार खड़ा करने की महारत ने दुनिया को हैरान कर दिया है, और इस गैर मामूली सलाहियत की बदौलत नौजवान ने 4 आलमी रिकॉर्ड्स भी अपने नाम कर लिए हैं। और किसी भी जोड़ या गोंद के बगैर सबसे बड़ा झींगा ब्लॉक का ढांचा तैयार करना रिकॉर्ड है, जिस चीज़ को सबने हैरान भी किया है। और तमाम स्ट्रक्चर्स ने सिर्फ झींगा ब्लॉक से बनाए गए हैं, उसमें किसी किस्म की कोई भी उसको मैजिक यूज़ नहीं किया गया, उसके अंदर किसी किस्म का कोई सपोर्ट नहीं लिया गया है। नौजवान ने नहायत ही बारीक बीनी और सब्र से काम लेते हुए ये इंजीनियरिंग जैसी दुरुस्तगी से झींगा ब्लॉक्स को मुतवाज़न रखा है और उनकी तामीर मुकम्मल करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपना नाम दर्ज करवा लिया जनाब। जी, तो ये था एक चाइनीज़ नौजवान का हुनर। हम लेते हैं ब्रेक के बाद बात होगी एशिया कप, भारत उसकी मेज़बानी कर पाएगा या नहीं, एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं आपको, और बात करते हैं भारत एशिया कप की मेज़बानी का इरादा रखता है या नहीं। और इरादे से ज़्यादा अब देखना पड़ेगा कि अब करना क्या है भारत को, क्या भारत के पास मेज़बानी रहती भी है या नहीं, और भारत के अपने मुल्क में मेज़बानी करने लायक रहा है कि नहीं। क्योंकि भारत ने जिस तरह पाकिस्तान को तंग किया और पाकिस्तान से मेज़बानी छीनने की कोशिश की, तो अब भारत के ऊपर भी इस वक्त वही वक्त आ चुका है। एशियन काउंसिल ने वजाहत उनसे मांग ली है, लेकिन हमें यह भी याद रखना होगा कि जय शाह ICC पर विराजमान है, और एशियन क्रिकेट काउंसिल ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड को एक खत लिखा है और पूछा है कि जी आप चाहते क्या हैं, भारत एशिया कप की मेज़बानी से मुतालिक फैसले से आगाह करे। तो इस सूरत यहाँ पर बात कर लेते हैं। हमाद सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, आपको वेलकम कहेंगे। हमाद भाई, जो बोया था वही काटने का वक्त आ गया, या फिर जय शाह की जो कारस्तानियाँ हैं वो सपोर्ट कर जाएगी भारत को, या फिर आपको लगता है कि अब मेज़बानी छिन चुकी है भारत से? देखें, थैंक यू वेरी मच। एक्सपोज तो हो गए, जो बोया था वो सामने तो आ गया। अब इससे अगला मरहला क्या है वो देखना पड़ेगा। आपने ICC के सरबराह की बात की कि भारत के जय शाह है, लेकिन एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह पाकिस्तान के मोहसिन नकवी हैं। तो एशियन काउंसिल की बॉडी जो है उसको हेड पाकिस्तान कर रहा है। तो ये वैसे ही कहा जाता है कि स्पोर्ट्स जो है उसको पॉलिटिक्स से बिल्कुल अलग रखना चाहिए, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नजर आनी चाहिए। और ये ग्लोबली अब तो आप देखें ओलंपिक की क्रिकेट होने जा रही है, तो जो बिग 3 का एक है ना कि जो रेवेन्यू सबसे ज़्यादा जनरेट करता है वही फिर उसकी गलत और सही बातें आपको माननी पड़ती है। इससे आगे निकलना पड़ेगा कि रेवेन्यू एक अपनी जगह है ना, वो क्रिकेट को सपोर्ट करिए, लेकिन जो मेरिट है, जो इक्वालिटी की हम बात करते हैं, वो सबके साथ डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। अब अगर पाकिस्तान ने लास्ट टाइम एशिया कप होस्ट किया था और इंडिया के मैचेस न्यूट्रल वेन्यूज पे होते, तो वाइस वर्सा आपको भी वही अपनाना पड़ेगा। और इंडिया यही सोच रहा है कि इस दफा अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल और फाइनल पहुंच गया तो इंडिया में नहीं होगा फिर ये। तो ये उनके लिए वो सुक्की की बात है कि जनाब होस्ट होने के बाद जो उन्होंने दूसरे के लिए प्लान किया था अब वो खुद उसका सामना करें। तो यहाँ वो कहते हैं ना स्नूकर में कॉर्नर पे फंस चुके हैं बहुत बड़ा।
अच्छा हमाद भाई, क्या जिस तरह से जुनेद भी कह रहे हैं कि क्योंकि जय शाह बैठे हुए हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि हमें ये देखने को मिले कि भारत के अंदर ही हो, भारत को ही मेज़बानी मिले, क्योंकि बहरहाल हमें ये यकीन दहानी तो रखनी चाहिए, अपने जहन नशीन रखना चाहिए कि जय शाह जो है वो कुछ भी कर सकते हैं, और इससे पहले भी जिस तरह से उनकी हटदर्मी है उसी की वजह से पाकिस्तान से मैचेस जो है वो हमें दुबई में शिफ्ट करना पड़े थे। देखिए आईसीसी का इसमें एशिया कप जो है ये एशियन क्रिकेट काउंसिल ऑटोनोमस बॉडी है, वो अपने फैसले खुद करेगी। उसके जो मेंबर्स हैं 6 कंट्रीज हैं, वे अपना फैसला करेगी, इसमें जय शाह कुछ नहीं कर सकते। और बिल्कुल वही अब खबरें यही आ रही हैं सामने कि भारत ये सोचने में मजबूर हो गया है कि क्योंकि अगर तो पाकिस्तान पहुंच जाता है लेट्स से सेमीफाइनल में, और जो कि हम चाहेंगे इंशाल्लाह जरूर पहुंचे फाइनल में भी और टाइटल जीत कर आए, तो भारत के यहाँ ये एक प्रॉब्लम आ गई है। ये वो सोच रहे हैं कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, तो वो अगले स्टेप पे सोच रहे हैं। आपका तजुर्बा क्या कहता है हमाद भाई कि भारत के लिए क्या साजगार होगा, क्योंकि फाइनेंशियल एक लॉस और झटका तो लगेगा अगर मेज़बानी भारत से छिनती है, लेकिन अगर होस्टिंग वो खुद ही करते हैं, इवेंट सारा वहाँ पे होता है, पाकिस्तान के मैचेस खेलने के लिए अगर वो यूएई आते हैं तो उनकी टीम एग्जॉस्ट हो जाएगी, जिस परेशानी का सामना हमारी टीम को भी रहा था, तो मुमकिन तौर पर फैसला क्या हो सकता है उनकी तरफ से, आपको क्या लगता है? देखिए फैसला तो यही होगा कि पाकिस्तान के मैचेस न्यूट्रल वैल्यू पे होंगे। अब वो ये करवाना चाहते हैं नहीं करवाना चाहते, ये उनकी मर्जी है। लेकिन जहाँ तक जो फाइनेंशियल लॉस की आप बात करें, मेरा नहीं ख्याल कि उनको इतना कोई फाइनेंशियल लॉस होगा। वो ऑल ओवर द वर्ल्ड आप जितनी भी फ्रेंचाइजीज लीग्स होती हैं वो उसको बाय कर लेते हैं फ्रेंचाइजीज को, फिर आपको नजर आता है मेजर स्पॉन्सर जो है वो इंडियन लीग नजर आते हैं उन लीग में, ना सिर्फ इंडिया के बाहर भी लीग में। तो फाइनेंशियली मेरे ख्याल से लेकिन एक चीज तो आप मानेंगे ना कि इंडिया की आवाम बराह रास्त अगर ये इवेंट इंडिया में नहीं होता तो वो स्टेडियम के अंदर जाके मैच देखने का मजा तो नहीं ले सकेंगे, ये मौका तो छिन जाएगा उनसे। मॉरल की बात करें, मॉरली उनको बड़ा नुकसान होगा। जाहिर है इंडिया में और हमें पता अगर हो जाए तो 1 लाख तमाशाई किसी स्टेडियम में मौजूद है, ये दुनिया के किसी और मुल्क में आपको नजर नहीं आएगा। रवि शास्त्री ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के हवाले से कह दिया कि लॉर्ड्स की जगह अहमदाबाद में कराया जाए। लॉर्ड्स में अगर 25-30 हज़ार लोग बैठे हुए हैं तो अहमदाबाद में 1 लाख क्राउड बैठेगा, मैच देखेगा। तो वो और तो ये बात चल रही है, लेकिन साथ साथ ये रियलाइज भी करना पड़ेगा कि आपने एक एग्रीमेंट साइन किया था पाकिस्तान के साथ कि ये जो न्यूट्रल वेन्यूज पे हाइब्रिड फॉर्मूले के तहत लास्ट टाइम एशिया कप खेला गया था, वही अब आपको उसको करना पड़ेगा। आपके पास कोई रास्ता नहीं है भागने का कि आप कहें नहीं जी। यही हो सकता है कि पाकिस्तान के मैचेस, जिस तरह इंडिया के मैचेस न्यूट्रल वेन्यू में पाकिस्तान के, लेकिन वो ये सोच रहे हैं कि पूरा टूर्नामेंट ही एक वेन्यू पे कर देता है लॉजिस्टिक के हवाले से, क्योंकि ट्रैवलिंग है, बहुत सारी चीजें हैं, तो वो उनकी एक अपनी स्ट्रेटेजी, अपनी प्लानिंग है। अभी तक उन्होंने जिस तरह उन्होंने अभी तक इसका कोई हकमी जवाब दिया नहीं है, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा ही लग रहा है कि इंडिया दूर है कि इसको शिफ्ट किया जाए इन यूएई। और हमाद भाई जिस तरह से आप कह रहे थे कि अगर सेमीफाइनल फाइनल तक पाकिस्तान पहुंचता है तो फिर यकीनी तौर पर जो फाइनल मैचेस होंगे वो भी भारत से छिन जाएंगे और वो भी जाहिर है कि वो दुबई में होंगे। लेकिन इसके लिए पाकिस्तान की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, पाकिस्तान का स्क्वाड क्या होना चाहिए, किस किस प्लेयर को आप देखते हैं और क्या आप समझते हैं कि उन प्लेयर्स के साथ उतरते हुए हम भारत से वो मैचेस दुबई में करवाने पर उन्हें मजबूर कर सकते हैं, उनसे वो इवेंट छीन सकते हैं? सबसे पहले तो इस बात पे इंशाल्लाह कहें आप दोनों के पाकिस्तान सेमीफाइनल और फाइनल पे। हाँ जी, हमारी दुआएं तो साथ ही हैं, लेकिन उनको दवा भी करनी पड़ेगी ना हमारे भाई। जी पाकिस्तान की टीम अब जो हमने देखा ये T20 फॉर्मेट में जो हमने टीम अब जो पिक कर ली है वो सूट करती है पाकिस्तान को कि T20 में आपको इंटेंट के साथ खेलना पड़ता है, आपको जो रन्स ऑन द बोर्ड है वो मैटर करते हैं और 200+ पार स्कोर आजकल नजर आता है कि ज्यादातर टीम जो है वो अब आसानी, क्योंकि रेंज ऑफ शॉट बैट्समैन की बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो रेंज ऑफ शॉट्स बढ़ने के 200 जो है वो रीचेबल टारगेट आपको नजर आता है। ज्यादा टीम एक सेट भी कर लेती है, दूसरी उसको चेज भी कर लेती है। इवन हमने टेस्ट क्रिकेट में देखा ऑन द लास्ट डे इंग्लैंड चेज डाउन 350 इन टेस्ट क्रिकेट। तो क्रिकेट ग्लोबली बहुत चेंज, तो आपको ऐसे प्लेयर चाहिए जो हमें मिल गए, अल्लाह का शुक्र है। नए जो प्लेयर आए हैं, नए सेट ऑफ प्लेयर, अब उनके साथ पेशेंस का मुजाहरा ये पाकिस्तान के सिलेक्टर्स के ऊपर है कि आप एक आध अगर बुरी परफॉर्मेंस हो जाती है लेकिन उनके अंदर टैलेंट है। अब यहाँ पे कोचेस का रोल आ जाता है कि एक तो प्लेयर के अंदर टैलेंट, उसको जब तक आप टफ नहीं करेंगे कि वो पैनिक बटन ना बच जाए कि
नहीं हो रहे तो फ्रस्ट्रेशन में अपनी विकेट मजबूत असाब और अच्छी स्ट्रेटजी के साथ जाना होगा। बहुत शुक्रिया, हमारे सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद थे। और फाइनली भारत की अब खेल के अंदर सियासत को लाने का जो खमियाजा है वो भुगतने का वक्त आ चुका है। एशिया कप की मेज़बानी उनसे छीनने के इम्कान रोशन हो चुके हैं और जवाब मांगा गया एशियन क्रिकेट काउंसिल की तरफ से कि बताइए जी आप चाहते क्या हैं। तो ये सूरत भारत की जानिब से भी जवाब नहीं आया, लेकिन जल्द ही इसका जवाब भारत को देना पड़ेगा। और जैसा जुनैद कह रहे हैं कि ये वेन्यू तब्दील होने के साथ हो सकता है कि मेज़बानी से भी भारत को हाथ धोना पड़े। हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, आप कहीं मत जाइएगा। हेडलाइंस के बाद दीगर इशूज़ होंगे प्रोग्राम का हिस्सा, लेकिन एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। नाज़रीन वेलकम बैक। बात कर लेते हैं प्लास्टिक के इस्तेमाल की। 3 जुलाई को दुनिया भर में प्लास्टिक के थैलों से आज़ादी का आलमी दिन मनाया जाता है और इसका मकसद पूरी दुनिया को प्लास्टिक के नुकसानात से आगाह करना है। प्लास्टिक ज़िंदगी और माहौल दोनों के लिए शदीद नुकसानदेह है और जिसका इस्तेमाल मौजूदा दौर में हर शोबे में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और तहकीक ये बताती है कि प्लास्टिक बैग औसतन 25 मिनट तक इस्तेमाल में रहता है, जबकि फेंक देने के बाद उसका वजूद खत्म होने में 100 से 500 साल 100 से 500 साल। अंदाज़ा लगाइए कि कितने खतरनाक इसके बिल्कुल हो सकते हैं। किसी भी तरीके से आप बना तो देते हैं लेकिन ख़त्म होने में अरसा लग जाता है। इसको ज़मीन अपने अंदर एब्जॉर्ब करने में इतना वक्त ले जाती है। तो हमारे साथ कमल परवेज़ लियाकत साहिबा मौजूद है, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं माहौलियात और जंगलात। वेलकम टू शो कहेंगे कमल साहिबा आपको। कमल साहिबा, यकीनी तौर पर आज आलमी दिन मनाया जा रहा है और गवर्नमेंट ने, पंजाब गवर्नमेंट ने भी बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है और पंजाब गवर्नमेंट नहीं बल्कि पूरी पाकिस्तान में इस वक्त गवर्नमेंट जो मुतहरक हो चुकी है, सिंध गवर्नमेंट हो, पंजाब गवर्नमेंट हो, तमाम शोबे जो है इस वक्त काम कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि इसके ऊपर काफ़ी काम हो जाने के बाद अब कुछ बेहतरी आनी शुरू हुई है। प्लास्टिक बैग के ऊपर रोकथाम जो है वो शुरू हो चुकी है और इसके साथ साथ जुनैद आपको अगर आपके नॉलेज में हो तो एक मशीनें नस्ब की जा रही है गवर्नमेंट की जानिब से। 20 बॉटल्स डालेंगे आप तो आपको 1000 रुपया आपको गवर्नमेंट की जानिब से मिलेगा। तो ये भी एक इंकरेजमेंट है गवर्नमेंट की जानिब से कि आप प्लास्टिक को बजाय इसके कि आप इर्द गिर्द अपने फेंकें, बजाय इसके कि आप कूड़े कचरे का हिस्सा बना दें, उसको आप गवर्नमेंट को दें। बॉटल्स उसमें डालते रहे और वो मशीन आगे से कहे आउट ऑफ कैश अच्छा ये आवाम को धोखा नहीं देना। अच्छी बात है, अच्छा इनिशिएटिव है, हम इसकी तारीफ करते हैं और लोगों को इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए। दुनिया भर में हर मिनट में वैसे अगर उमूमी तौर पे बात की जाए तकरीबन 10 लाख प्लास्टिक बैग इस्तेमाल होते हैं और समुद्र में जाने वाला 80% जो कचरा है वो प्लास्टिक पर ही मुश्तमिल है। तो हमारी आबी हयात, हमारी जो इंसानियत है, इंसानी ज़िंदगियाँ हैं वो इससे ख़तरे से दो चार हैं कि प्लास्टिक की वजह से इतने तबाहकुन इसके असरात और नताइज हैं। और आप जो खा पी रहे हैं अगर वो किसी प्लास्टिक बैग के अंदर लाया गया है तो यकीनी तौर पे उसके ज़रात, उसके असरात आपकी खुराक में शामिल होकर आपके जिस्म के अंदर भी जाए। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि अगर पाकिस्तान में जो सालाना 3.3 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा है जो कि पाकिस्तान के अंदर से पैदा हो रहा है, अगर इसको जमा किया जाए तो 2 केटू के पहाड़ बन सकते हैं। तो यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा कचरा है। कमल परवेज़ लियाकत साहिबा हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी माहौलियात और जंगलात। वेलकम टू शो कहेंगे कमल साहिबा आपको। कमल साहिबा, एक तो हम अपने इर्द गिर्द के माहौल को ख़राब कर रहे थे और दूसरा हम अपने जो आबी हयात है उनको भी नुकसान पहुँचा रहे थे, क्योंकि समंदर में भी कहा जा रहा है कि ज़्यादातर कचरे की जो मिकदार है वो प्लास्टिक की थैलियों पर मुश्तमिल है या दीगर प्लास्टिक की बॉटल्स पर मुश्तमिल है। इसके ऊपर जो गवर्नमेंट ने इकदाम किए हैं यकीनी तौर पर बहुत ही ऐसे इकदाम हैं और हम देख रहे हैं कि इसके ऊपर अब तो क्रैकडाउन शुरू हो चुका है, मुख्तलिफ जगहों पर इसके ऊपर इसकी रोकथाम के लिए काम हो रहा है। क्या कहती हैं आप, कितना जल्द इसकी रोकथाम के लिए काम हो पाएगा? यकीनी तौर पर इस प्लास्टिक्स को हम अपने मुल्क से ख़त्म कर पाएंगे? जी बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपका, और दूसरा आपने ठीक फरमाया। और मैं आपको बताऊं कि मैं अक्सर ये बात कहती हूँ कि इस सदी का जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो माहौलियाती आलूदगी का खात्मा है। उसमें चाहे वो गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है, चाहे वो इंडस्ट्री के एमिशन है, चाहे वो वाटर वेस्ट है, चाहे वो प्लास्टिक है। और प्लास्टिक भी वो जो 1 टाइम यूज प्लास्टिक है स्पेशली तौर पर, और वो प्लास्टिक जो कि आपकी ज़मीन की काश की सलाहियत को डिस्टर्ब कर रहा है, जो आपकी फ़ज़ा को लूदा कर रहा है, जो आपकी आबी हयात को डिस्टर्ब कर रहा है। और मुझे ये कहने में बिल्कुल खुशी होती है कि एटलीस्ट पंजाब में इस वक्त वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा के गवर्नमेंट संभालने के बाद ये पहली हुकूमत है जिसने अपनी क्लाइमेट चेंज पॉलिसी दी,
जिसने अपने क्लाइमेट को लेके अपनी चीज़ों को क्लियर किया, SOP दिए। और इसके ऊपर अगर हम देखा जाए तो प्लास्टिक के ऊपर जो है वो बाकायदा हमने प्लास्टिक की पॉलिसी दी है, जिसमें हमने फर्स्टली तो 75 माइक्रोन तक अलाउ किया कि फर्स्ट में कि हम लोग किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे कि 75 माइक्रोन। अच्छा, कवानीन और रूल्स बना दिए, पॉलिसी भी बना दी, कमल साहबा बहुत अच्छे इकदाम हैं, लेकिन कितने क्रैकडाउन्स हो चुके हैं ऐसी फैक्ट्रियों के ख़िलाफ़? और हम देखते हैं छोटे कारखाने या छोटी फैक्ट्रीज़ तो निशाने में आती हैं, वो तो पकड़ में आती हैं, लेकिन जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो अपने चिप्स, अपने जूसेस, अपने बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं जो कि हर इंसान के इस्तेमाल में आते हैं, उनकी पैकिंग उसी तरह प्लास्टिक बैग्स में की जा रही हैं। तो उन बड़े मगरमच्छों को भी काबू करने के लिए कोई हिकमत अमली है, कोई प्लान है? देखिए, पहले तो मैं आपके तवस्सुल से ये बिल्कुल क्लियर कर दूं, और मैं बहुत दफ़ा ये क्लियर मैसेज देती हूँ CM की तरफ से, सीनियर मिनिस्टर जो मिनिस्टर एनवायरनमेंट भी उनकी तरफ से, कि हमारी ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, वो किसी बड़े के लिए, किसी छोटे कारोबार के लिए, किसी दुकानदार के लिए और किसी बिग मॉल के लिए, सबके लिए एक जैसी है। हमने अभी तक 317 टन ऐसा प्लास्टिक जो ममनुआ था हमने अपने कब्जे में ले चुके हैं। इसके अलावा जो है वो ढेर सारे ऐसे इकदाम हैं और ऐसी पॉलिसीज हैं जिसके तहत हमने अब इस दायरा को बहुत तंग कर रखा है, और हमें किसी सूरत हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना उसकी मैन्युफैक्चरिंग का, ना उसकी सेल का। रही बात ये कि हम देखिए, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, और आज तो दिन भी प्लास्टिक से रिलेटेड है, और आपके तवस्सुल से बड़ी इच्छा है कि आपने इसके ऊपर प्रोग्राम कर रहे हैं और इस पर मैसेज जाएगा, वो ये कि हम देखिए, ये एक बिहेवियर चेंज प्रोसेस भी है। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि हमारे बड़े जो हैं वो कपड़े का थैला इस्तेमाल करते थे। वो बिल्कुल, हमें उस दोबारा रिवायात को जिंदा करना होगा, और आवाम की कंट्रीब्यूशन भी ज़रूरी है। कमल साहब, हमने सुना है कि एक मशीन है और वो मुख्तलिफ मकामात पे नस्ब की जाएगी, जिसमें प्लास्टिक की बॉटल्स डालेंगे, 20 बॉटल्स पे 1000 का रिटर्न मिलेगा। तो ये बड़ा अच्छा इकदाम है। कब से इम्प्लीमेंट हो रहा है, कहाँ ये मशीन नस्ब होंगी, और क्या मशीन के अंदर बॉटल्स डालने के बाद ये मैसेज तो नहीं आएगा कि आउट ऑफ कैश हो गई है? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है, आप अच्छी उम्मीदें रखें। इस गवर्नमेंट ने अभी तक एटलीस्ट इन्वायरमेंट को लेके कोई ये नहीं कह सकता कि आज से पहले इतना कुछ हुआ हो। 23 डिफरेंट सेक्टर में इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट आपका काम कर रहे हैं, आपकी इन्वायरमेंट फोर्स बन चुकी है और डिफरेंट सेक्टर में काम हो रहा है। तो ये बात आपने जो बोटल्स वाली की, ये बड़ी अच्छी आपने बात मुझे याद करवा दी कि ये हम लोगों ने ये सारी वो बातें जो हम यूरोप और बहुत तरक्की याफ्ता मुमालिक चाइना में हम देखते हैं, बिल्कुल। और अल्हम्दुलिल्लाह आज CM के विजन के मुताबिक पंजाब वो पहला सूबा बनने जा रहा है जहां हम इसे इम्प्लीमेंट करेंगे। और हम इसमें फर्स्ट राउंड में जो है वो 7 ऐसी जो मशीन्स हैं वो इंस्टॉल करेंगे डिफरेंट जगह के ऊपर, और ये कार्बन क्रेडिट के तहत होगा, और पूरी दुनिया इस पर कार्बन क्रेडिट पे जा रही है। जबरदस्त। अच्छा कमल साहब, एक और चीज़ भी बताएगा, क्योंकि अब माहौलियाती आलूदगी के लिए इतना काम हो रहा है, इतने बड़े बड़े इकदाम किए जा रहे हैं, तो हम देखते हैं कि डिफरेंट ममालिक के हम एग्जाम्पल भी देते हैं कि वहाँ पर कचरे के लिए अलग अलग बैग्स या अलग अलग बकेट्स लगाई जाती हैं जिनके अंदर आप कचरा फेंकते हैं। ग्लास के लिए अलग होता है, प्लास्टिक के लिए अलग होता है, और इसी तरह से घरों से भी उसी तरह से जो है कलेक्ट किया जाता है अलग अलग तरह से। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे यहाँ अगर डस्टबिन भी कहीं पर गवर्नमेंट की सतह पर भी लगाई जाती हैं तो वो एक ही डस्टबिन है, उसी के अंदर सारा कुछ फेंका जाता है, क्योंकि वो बाहर जानवरों के लिए भी नुकसानदेह है, इंसानी ज़िंदगी के लिए भी नुकसानदेह है। लेकिन इसके बावजूद उसके ऊपर अभी तक कोई इकदाम नहीं किए जा सके। और जो हमारे घरों से कूड़ा कलेक्ट करने के लिए आते हैं WMC या दीगर इदारे, वो भी उसी तरीके से कलेक्ट करते हैं, एक ही जगह पर वो कूड़े कचरे को इकट्ठा करते हैं। अगर आपने अलग अलग करके भी रखा हुआ है तो उसके लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं, क्या अवेयरनेस फैलाई जा रही है उसके लिए? जी बिल्कुल, आपने ठीक बता रहे हैं। और इसमें भी मैं ज़रूर ये कहूँगी कि आज से पहले तो कूड़ा उठाने का भी रिवाज नहीं था, और अगर था भी तो चंद मशहूर और मरूफ शहरों के अलावा। और CM पंजाब का साफ सुथरा प्रोग्राम जो है उसके तहत अब घरों से कूड़ा एटलीस्ट उठाया जा रहा है, और आपको सड़कों पर ढेर उस तरह से जिस तरह पहले नजर आते थे उस तरह से अब नहीं है, और आपको मशीनरी, गवर्नमेंट की मशीनरी यूज होती नजर आ रही है। तो इंशाल्लाह ताला हम ये भी जो है वो जरूर इसके ऊपर काम हो रहा है। और मैं फिर हर बात पे ये कहूंगी कि सरकार ने अपना काम करना है, वो कर रही है और मजीद करना है। लेकिन
ये सारी चीजों के साथ जो है वो पब्लिक अवेयरनेस बहुत जरूरी है। ये आपकी बात ठीक है। मैं एक चीज मैं पूछना चाहूंगा। अच्छा एक चीज प्लीज आप मुझे बात कंप्लीट कर लेने दें। हाँ कि हमने वो जो आप कह रहे हैं कि एक डस्टबिन अगर कहीं पड़ा है तो उसमें भी हमारे बतौर शहरी रवैया ये होता है कि हम 2 कदम आगे होकर उस डस्टबिन में गंद फेंकना गवारा नहीं करते। मैं यही आपसे जानना चाह रहा हूं कमल साहबा कि लोग जो हैं हमारे, उनकी आदतें इतनी रच बस चुकी हैं उनमें कि शायद जुर्माने करने से पहले ये अवाम आपसे ताउन ना करे। तो अगर यही रविश रही अवाम की और कूड़ा गंद या कचरा इसी तरह से फैलाया जाता रहा, तो कोई ऐसी SOP है जिस तरह से हम यूरोप को मिसाल देते हैं, उनकी सिविलाइज कौमों की मिसाल देते हैं और वो तरीके अपनाने की कोशिश भी की जा रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर अमल दरामद या रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आता तो फिर क्या जुर्माने भी किए जाएंगे? उसके लिए CCTV कैमरास का इस्तेमाल होगा? आप ठीक फरमा रहे हैं कि देखें जब तक हम लोग इसके ऊपर सख्ती के साथ SOPs पे अमल नहीं करवाएंगे हम किस तरह से एनवायरनमेंट को बेहतर कर सकें। और एनवायरनमेंट किसी एक गवर्नमेंट, किसी एक महकमे की जिम्मेदारी नहीं है। अपने माहौल को बेहतर करना हर शहरी का फर्ज है। हमें सरकारी मशीनरीज को भी देखना है, हमने एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट को भी देखना है कि वो क्या कर रहे हैं और किस तरह बेहतरी आ सकती है, वो भी सारी चीजें देखनी है। लेकिन इसके साथ साथ हमें आपके तवस्सुल से, मीडिया इसमें सबसे अहम रोल प्ले कर सकता है कि हमें मीडिया के तवस्सुल से हमें लोगों से, कम्युनिटी से जो है वो बात करनी है, उन्हें इस चीज के ऊपर लेके आना है कि आपका मुल्क है, मेरा मुल्क है, हम सबका मुल्क है। और जिस तरह हम अपने घरों की सफाई की जिम्मेदारी लेते हैं उसी तरह से हमें ओन करना होगा इस मुल्क को भी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और जो इकदाम गवर्नमेंट की जानिब से किए जा रहे हैं बड़े एहसन इकदाम है और हम यकीन करते हैं, उम्मीद करते हैं कि हमारे अवाम भी उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे और अपना अपना हिस्सा माहौलियात की बेहतरी के लिए ज़रूर डालेंगे। बहुत शुक्रिया कमल परवेज़ लियाकत साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, पार्लिमानी सेक्रेटरी माहौलियात और जंग। और जैसा से वो कह रही थी कि गवर्नमेंट की जानिब से जो मशीनें नस्ब की जा रही हैं मुख्तलिफ जगहों पर, यूनिसेफ का ये एक प्रोजेक्ट है जिसके तहत आप 20 बोतलें उसके अंदर डालेंगे प्लास्टिक की और आप 1000 रुपया वहाँ से वसूल कर सकते हैं। ये ATM वाला हिसाब है, आप कार्ड डालें और पैसे वसूल करें। तो अगर आप प्लास्टिक को इकट्ठा कर सकते हैं तो आप ये भी इससे भी फायदा उठा सकते हैं। लोगों को इनकरेज करने के लिए एक अच्छा इकदाम है। लोग खुद भी अपने एहसास जिम्मेदारी के तहत, आपका घर ही है या आपका मुल्क भी, आपका शहर भी, इसको अपने घर की तरह साफ सुथरा रखिए। और अगर आप इसमें गंदगी फैलाएंगे तो आप एक गंदा आलूदा माहौल अपने आने वाली नस्लों के लिए छोड़ के जाएंगे। तो मेरे ख्याल में अच्छे इनिशिएटिव है। और गाड़ियों में शीशा नीचे करके कचरा बाहर फेंकने वाली आदत को भी हमें तर्क करना होगा ताकि हम अपने बच्चों को भी वो चीज़ ना सिखाएं और अपने माहौल को भी बेहतर बना सकें। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए। स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और अभी हमारे साथ होंगे यहाँ पर ताइक्वांडो और कराटे के चैंपियंस और जनाब इनके नाम है तैयबा अशरफ और साथ ही हमारे पास सुंबुल फातिमा मौजूद हैं। इन्होंने ना सिर्फ अपने आप को मनवाया है पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी कईयों को नाखून शने चुभवाए हैं। तो हम जाने तो मेडल्स ले चुकी हैं दोनों, सुंबुल हों या तैयबा हों। तो कामयाबियों का सफ़र किस रफ्तार से जारी है, कौन कौन से इवेंट्स में क्या क्या कामयाबियाँ हासिल की, उन्हीं से जान लेते हैं। आप दोनों को वेलकम कहेंगे। तैयबा और सुंबुल बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रही हैं, हमारी बच्चियों को ख़ास तौर पे सीखना चाहिए, मशले राय आप उनके लिए। एक तो ये कि कब से शौक़ पैदा हुआ, कितने इवेंट्स अपने नाम कर चुकी, लोकली भी और इंटरनेशनल भी? शौक़ जो पैदा हुआ तो वो तो बचपन से ही था कि कुछ करना है, पाकिस्तान के लिए कुछ करना है। क्योंकि शौक़ ये था कि पाकिस्तान के लिए कुछ करना है, आर्मी में जाना है, क्योंकि हमारी आर्मी इतनी स्ट्रॉन्ग है माशाल्लाह। तो ये था कि हमने जो है शहादत पानी है, तो आर्मी का तो हो नहीं पाया। लेकिन मैंने अपने कॉलेज से स्टार्ट किया था कि कराटे जो है स्पोर्ट्स स्टार्ट किया, तो कराटे वहाँ पे मैंने देखी। तो मैंने कहा ये तो मैं बचपन से किक्स वगैरह करती हूँ जो मैंने टीवीज़ में देखा है, क्योंकि मुझे मेरे कोचेस कहते थे कि ये रैम्बो है। अच्छा, मतलब कॉपी बहुत जल्दी कर ले। शौक बचपन से था, बचपन से था। तो वहाँ से मैंने ये सीखा और सबसे पहले मेरा इवेंट था जिसको मैंने ब्लैक बेल्ट को फाइनल में हराया था। वहाँ से फिर मैंने स्टार्टअप लिया और ऑब्वियसली फैमिली जो है वो स्टार्ट में नहीं करती कि चलो लड़की है, आपने ये क्या करना है खेल के। तो इस तरह का सिनेरियो था, लेकिन मैंने इसको परसू किया और जब मैंने मेडल लिया तो मेरे पेरेंट्स ने कहा कि जी आप कुछ कर सकती हैं, तो फिर इसको परसू करें। कराटे से फिर ताइक्वांडो में स्विच किया कि ये ओलंपिक गेम है। अच्छा, उसमें फ़र्क क्या है कराटे और ताइक्वांडो में? फ़र्क क्या हमारे बच्चों के लिए? कराटे में आप सिर्फ टच करते हैं, थोड़ा सा रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज हो जाती हैं। सेल्फ डिफेंस के अगर उसमें देखा जाए सिनेरियो से तो मैं कहती हूँ ताइक्वांडो बेस्ट है।
क्योंकि ताइक्वांडो में हिट करना है, इंटरनेशनली मैं नॉकआउट सिर्फ डिफेंड नहीं करना, अटैक भी करना। अच्छा, उसमें किसी को कोई भी नुकसान भी पहुंच सकता है ना? जी, उसमें हम लोग हाँ जी बिल्कुल, हमने हेड गियर्स और चेस्ट गियर्स पहने हुए होते हैं। प्रिकॉशंस जो हैं वो सबसे पहले हम लोग दी जाती हैं कि आपने जो है अपनी सेफ्टी पहले रखनी है, और टच होती है और पावर गेम होती है। ठीक है। सुंबुल, आपके ख्याल में दोनों में बेस्ट क्या है, किस चीज़ में आप ज़्यादा अच्छी हैं, और आपने कितने गोल्ड मेडल्स और सिल्वर मेडल्स वॉटेवर जितने भी मेडल्स आपने जीते हैं उनकी तादाद भी बता दें हमारे देखने वालों को कि क्या कुछ आपने अब तक अचीव किया है? हमने कराटे और ताइक्वांडो को एज अ अपना जो है ना पाकिस्तान को प्रेजेंट करने के लिए हमने स्टार्ट किया था। असल तो हमारा यही मोटिव था कि हमने पाकिस्तान के लिए कुछ करना है। पहले हमारा ये था कि हम आर्मी में जाएं और इस तरह से अपने पाकिस्तान के लिए लड़ें और शहादत जज्बा एक आता है वो, तो उसमें तो नहीं हो सका, लेकिन हमने इसको प्रोफेशनली हमने पाकिस्तान को प्रेजेंट करने के लिए इसको स्टार्ट किया। और उसके बाद हमने लोकली इवेंट खेले पाकिस्तान में, हमने बीट किया पाकिस्तान से, पूरे पाकिस्तान से हमने इवेंट खेले, हमने ऑल पाकिस्तान इंटरवर्सिटीज़ खेली हैं, हमने नेशनल चैम्पियनशिप खेली हैं, और अब इंटरनेशनल लेवल पे हम पाकिस्तान को प्रेजेंट कर रहे हैं। और ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह 15 मेडल्स जो हैं गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज अपने नाम कर चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। अच्छा, हम लोग जब बात करते हैं ना बच्चियों की, जैसे आप लोग भी कह रहे थे कि बच्चियाँ बड़ी सिनफ़े नाजुक होती हैं लड़कियाँ, और उनको उतना हार्ड काम पेरेंट्स भी नहीं करवाते, और पेरेंट्स सोच भी नहीं सकते कि हमारी बच्चियाँ जो है वो इस तरह से इतनी स्ट्रांगली बिहेव कर सकती है। तो हम अपनी बेटियों को इतना नज़ाकत से पालते हैं, क्या मैसेज आप लोग देना चाहती हैं उन बच्चियों को जो कि वाकई नज़ाकत से पल रही हैं, उनके अपनी अंदर भी नज़ाकत है, पेरेंट्स भी उनको नाजुक बना रहे हैं, उन बच्चियों के लिए क्या मैसेज है? अगर आप सिनफे नाजुक ही रखेंगे उन्हें, तो अब शाना बशाना आप भी बाहर आते हैं, हम भी बाहर जाते हैं जॉब्स के लिए, तो अगर हम सिनफे नाजुक ही रहेंगे तो सोसाइटी तो हमें दबा देगी। औरत इसी चक्कर में रहती है कि मैं बाहर नहीं जा सकती, मैं इससे बात नहीं कर सकती, या मुझे कुछ हरासमेंट हो जाएगी। इसके लिए हम लोगों ने TS फिटनेस के नाम से, हम लोग फाउंडर्स हैं TS फिटनेस के, तैयबा एंड सुंबुल, हम लोग ये ट्रेनिंग करवाते हैं कि फीमेल्स को एम्पावर होना पड़ेगा, सिनफे आहान की तरफ आना पड़ेगा, क्योंकि हमने अब हम शाना बशाना अब मर्दों के साथ निकल रहे हैं, हम शाना बशाना हमें दिया जा रहा है, रुतबा दिया जा रहा है, जो स्टैंडर्ड दिया जा रहा है इक्वालिटी का, तो उसके लिए हमें उतना स्ट्रॉन्ग भी तो होना है। फिर हम लोग ये नहीं कह सकते कि अगर मर्द स्ट्रॉन्ग है, वो ये काम कर रहा है, तो औरत नहीं कर सकती। लड़कियां बाइक्स भी चला रही हैं। बिल्कुल ऐसा है कि कोई भी जिस तरह से हम कह देते हैं कि ये अगर काम है तो ये लड़की का है, अगर ये काम है तो ये लड़के का है। ये हमने माशरे ने डिसाइड नहीं करना है कि कौन सा काम लड़की का बन चुका है, कौन सा काम लड़के का बन चुका है। ये जेंडर का नहीं है कि आप इस तरह से कर दें कि जेंडर का काम है। कोई भी काम अगर लड़की करना चाहती है, आप में पोटेंशियल है, अल्लाह ताला ने आपको इतना दिया है कि आप कर सकते हैं, तो आप करें। इस तरह से नहीं है कि हम में शायद ताकत नहीं है या पावर नहीं है। जब आप करने निकलते हो ना, अल्लाह ताला आपको ऑटोमेटिकली आपके साथ होते हो और आप कर जाते हो। बहुत ज़बरदस्त। तैयबा बता रही थी कि आपने लास्ट गोल्ड मेडल इंडिया के खिलाफ जीता है, वो क्या मूवमेंट था, कौन सा इवेंट था, कितनी खुशी हुई उस मेडल को जीतने की? वो ईरान में था इवेंट, और वो मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल था जिसमें पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना था। और सोसाइटी के मेरे साथ एक साहब थे, मैं नाम नहीं लूँगी, उन्होंने मुझे बहुत डिच करवाया कि ये तो नहीं कर सकती, मेरी स्टूडेंट जो जा रही है वो गोल्ड होगी। मैंने कहा चलें ठीक है, कोई बात नहीं। मैं इतना रोई क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं 10 डेज पाकिस्तान आउट के थे, यहाँ पे पाकिस्तान के थे, हमारे साथ टीम में गए थे। नहीं, स्पोर्ट्स बोर्ड नहीं, टीम से ही गए थे, फेडरेशन के थे। तो वो वहाँ डिस्करेज करने की कोशिश, बहुत डिस्करेज किया गया। मैं एयरपोर्ट से जब जा रहे थे, हम लोग ट्रेन में थे, मुझे आज तक याद है कि उन्होंने इतना डिस्करेज किया। अपनी स्टूडेंट को कह रहे थे कि वो बॉक्सर है, वो तो हरा लेगी कराटे। मैं इतना रोई, मैंने कहा पहली दफ़ा जा रही हूँ, ईरान है, और घर वालों को भी था, मुझे भी था। और उसमें कितने ममालिक थे? और उसमें 10+ थे। अच्छा। उज़्बेकिस्तान, एशियंस पूरा आ रहा था। तो मैं रोते हुए बहुत गई, और बस मेरा यही जज्बा था कि अल्लाह पाकिस्तान का झंडा लग गया, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। मैं जब खेलने गई वहाँ पे हमारे पास ना फीमेल्स कोच भी नहीं था, क्योंकि फेडरेशन थी, फीमेल कोच हमारे पास नहीं था। और मैं कोचिंग 2016 सब कुछ अपने बिहाफ पे करके गई? अपने बिहाफ, पैसे भी खुद ही लगाए थे हमने। तो हम लोग वहाँ गए तो मेरे कोच ने बताया कि ईरान है और वहाँ पे जो है फीमेल्स जो हैं वो अलाउ नहीं करते मेल्स को, तो आप भी कोच हैं, 2016 से करें तो यहाँ पे भी आप इन्हीं की इंटरनेशनली कोचिंग करेंगे। मैंने कहा ठीक है। मैंने कोचिंग की, उन्हें बताया कि मैं ही कोच हूँ। मेरी फाइनल जो है लास्ट पे आया। जब वो फाइनल लास्ट पे आया, और मज़े की बात, वो इंडिया हमारे साथ ही गाड़ी में बैठ के वहाँ वेन्यू पे आए थे। अच्छा। उन्होंने नहीं बताया, हम बातचीत करते रहे, क्योंकि हमारी कम्युनिकेशन जो लैंग्वेज है वो सेम आती है। कोई बात नहीं, उसने बताया किस वेट में खेल रही है, किस कैटेगरी में खेल रही है। जब फाइनल आया, मैंने सब बच्चों को करा दिया, डिस्करेज हो गए, क्योंकि कुछ उनके साथ हुई कि वो हार गए, सिल्वर और कुछ जो है वो ब्रॉन्ज मेडल हो गए थे। फीमेल्स में जो उनकी स्टूडेंट थी वो तो ब्रॉन्ज हुई, 4th ब्रॉन्ज हो गई थी वो।
तो उसके बाद जब मेरा फिनाले आया, मैंने सामने देखा तो वो इंडिया की लड़की मेरे सामने, और सिर्फ मैंने एक चीज़ वहाँ पे, या अल्लाह इज्जत रख लेना, बस हार जीत बात की बात है, इज्जत रख लेना। इंडिया के सामने तो फिर मामला इज्जत का बिल्कुल, तो वो तब थोड़ा मामला था भी, और मैंने क्या किया कि बस मैदान में उतर गई, अल्लाह का नाम लिया, और वहाँ पे मुझे था कि चलो हार भी जाऊँ तो कुछ ऐसे गैप हो के 19-20 का है। वहाँ माशाल्लाह ये था कि उसके कोई 0 पॉइंट पे मैंने 3 पॉइंट नॉकआउट करके गेम खत्म। ज़बरदस्त। अच्छा, ये जो लम्हा होता है भारत को हराने का, ये यकीनी तौर पे इसमें बाकी खुशी बहुत ज़्यादा होती है। हम जितने भी एथलीट से बात करते हैं वो कहते हैं ये मोमेंट जो था ना, ये हमने मतलब हमारी खुशी कुछ और थी, कुछ लम्हा थी, कुछ और थे। आपसे तैयबा, क्योंकि हम लोग ये चाहते होते हैं कि पाकिस्तान का नाम रोशन करें, और पाकिस्तान का झंडा किसी और मुल्क में जाके लहराना यकीनी तौर पर बड़ी खुशी की वजह बनता है हमारे लिए। अब आगे गोल्स क्या हैं आपके, क्या करना चाह रही हैं, और क्या एम सेट कर रखा है कि मैंने यहाँ तक, ये मेरा टारगेट है, इतने गोल्ड मेडल, इतने सिल्वर मेडल्स मैंने जीत कर लेकर आने हैं पाकिस्तान में? गोल्ड मेडल तो ऑब्वियसली जितने हो सकेंगे हम खेलेंगे, करेंगे, लेकिन जो गोल हम लोगों ने सेट किया हुआ है वो ओलंपिक्स का किया हुआ है। क्योंकि स्विच जो हमने कराटे से ताइक्वांडो पे स्विच किया है, वो इसीलिए स्विच किया था क्योंकि ताइक्वांडो ओलंपिक्स गेम है, और अभी हमारा इवेंट भी है इंटरनेशनल, मलेशिया में है, उसके लिए भी हम वही फाइट कर रहे हैं अगेन, कि हमें स्पॉन्सर्स मिल जाएं, कि हम लोग खेलने जा सकें, क्योंकि हमने ये भी अपने ऑन पे ही करना है। तो वो हम दोनों इसी पे लगे हुए हैं कि कुछ हमें कुछ। हमारी ढेरों दुआएं आपके लिए। और सुंबल, आप अगर गवर्नमेंट को दोनों की तरफ से कोई मैसेज देना चाहें कि किस तरह की सपोर्ट आप चाहती हैं, किस तरह की फैसिलिटेशन होनी चाहिए ट्रेनिंग में, ओवरऑल भी वहाँ पे सारे इंतजाम करने के लिए? देखिए, हमारे यहाँ ऐसा है कि ज़्यादातर क्रिकेट को सपोर्ट किया जाता है, क्रिकेट या हॉकी या फिर इस तरह से कोई गेम समझी जाती है। कराटे और ताइक्वांडो भी एक गेम है, ठीक है। हम जितना ज़्यादा इसको सपोर्ट करेंगे, देखें हम भी तो इस लेवल पे गए हैं ना, विदाउट सपोर्ट गए हैं। हमारे पास टैलेंट बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान में टैलेंट बहुत ज़्यादा है। अगर स्पोर्ट मिलेगी तो पाकिस्तान का नाम भी ज़्यादा से ज़्यादा रोशन होगा, और ये स्पोर्ट अगर हमें गवर्नमेंट लेवल पे मिलती है तो बहुत अच्छा होगा हमारे लिए, और हम इसको ज़्यादा अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे। आपको यहाँ पर कोचेस दिए जाएं, आपको यहाँ पर फैसिलिटेट किया जाए, और आपको स्पॉन्सर दिए जाएं। गवर्नमेंट अगर आपका खर्चा अफोर्ड करती है इसके लिए, इन इवेंट्स के लिए, तो यकीनी तौर पर आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट की सपोर्ट भी हो और आप पाकिस्तान का नाम रोशन कर पाएं। बिल्कुल, क्यों कोचेस हम दोनों आपस में अपनी कोचिंग भी खुद ही करते हैं इंटरनेशनल लेवल के लिए। कोई आपके पास प्रोफेशनल कोच कोई भी नहीं है? अच्छा, पाकिस्तान में वैसे खवातीन कोचेस मौजूद हैं या फिर आप ही के पास? बहुत कम है, इसीलिए मैं यही कहती हूँ, हर खवातीन को यही कहती हूँ कि फीमेल कोच से ही कोचिंग करे हर खवातीन। एक्चुअली हमने अपना टीएस फिटनेस तैयबा एंड सुंबल फिटनेस क्लब जो है वो हमने इसी मोटिव पे बनाया है। ऑनलाइन क्लासेस भी रहती हैं? जी, वर्ल्ड वाइड आपके स्टूडेंट्स भी हैं? जी बिल्कुल, माशाल्लाह हमारे आउट ऑफ कंट्री से भी हैं स्टूडेंट्स। और वैसे भी सेल्फ डिफेंस के लिए भी बड़ा जरूरी है, किसी को थोड़ा सा पंच मारे और अगला ढेर हो एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिए ना। कोई सड़क पे राह चलते किसी ने छेड़छाड़ की हो और उसकी पिटाई हो गई हो किसी मेरे ख्याल में बहुत जाल नहीं है। बहुत दफा चेहरे पे तो नहीं पता ना कि ये तैयबा और सुंबल चैंपियंस जा रही हैं, तो बताइए कोई दिलचस्प बात। बहुत दफ़ा हुआ है। एक दफ़ा तो ऐसे हुआ था कि हम लोग मोड़ पे थे एक जगह पे, वहाँ पे एक बंदे ने सिर्फ वर्बली बोला, कुछ बात बोल के गया और मैंने हैंड फ्री लगाया, शामत आ गई, उसको मैंने गले से लगाया और रक्शे के साथ वहाँ पे लगा लिया। बाजी छड्डो, कुछ नहीं होता, छोड़ो। साथ ही उसने कहा ना बाजी डर गई। बाजी, हाँ नहीं, मुझे कहा कि बाजी छोड़ो, रक्शे वालों ने आके बोला, वो तो चुप। क्या हो गया, मतलब उसकी सांस बंद। उसके अलावा भी हमने बहुत से लोग जो हैं उन्हें पिटाई लगाई हुई है अच्छे खासे, जो बल्कि अच्छा ऐसी हरकतें करके जाते हैं, मेरे साथ नहीं, साथ उन्हों के साथ भी, और मैं अलर्ट होके जाती हूँ। हम दोनों जब भी जाते हैं ना, हम लोग ने पंच बनाया होता है कि अच्छा अब कोई मिले, क्योंकि देखें सोसाइटी में अगर हम लोग चुप करके निकल जाएंगे, लड़की डर गई, लड़कियां हैं ही ऐसे कि वो डर जाएंगी, वो कुछ नहीं कहेंगी। जब हम कहना शुरू करेंगे उसको डर होगा, यार पिछली बार हमें किसी और लड़की ने मारा था, ये भी मार सकते, हो सकता है कि ये भी ब्लैक बेल्ट मार। सुंबल, आपकी राय क्या है? साथ अगर कोई ऐसा वाक़या, वैसे दोनों एक साथ ही जाती होंगी, लेकिन अगर कभी अकेली जाएं तो जिस तरह से करती हैं तैयबा, इसी तरह से आप भी करती हैं, फौरन से पहले हो जाता है गुस्सा सवार और अच्छा, वैसे ना मेरे साथ मेरे बहुत ख्वाहिश रही है कोई आए तो मैं उसको मौका ही नहीं मिला, क्योंकि ये मेरे साथ होती है, ये पहले ही उसको मार देती है, पीट देती है बल्कि उसको। यानी कि तैयबा ज़्यादा एग्रेसिव है इस मामले में। हाँ, ज़्यादा एग्रेसिव। गेम रखने का भी यही था कि मैं स्टार्टिंग से ही एग्रेसिव हूँ, थोड़ा पैशनेट हूँ, तो वो गेम में ही रखनी चाहिए। शादी के बाद भी फिर यही शामत आएगी आपके हस्बैंड की भी? मैं निकाह फाइड हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो नहीं तो उनको बता दिया था कि अपने वो इसके जिम्मेदार खुद होंगे, हड्डियों के नाक, हड्डी, चेहरा, कहीं पर भी कुछ भी पंच कभी भी आ सकते हैं, इसलिए सोच समझ के मैंने उन्हें पहले बताया, वो पहले कहते हैं अच्छा ठीक है।
जो आपने कह दिया ओके। तमाम तर खतरों के बावजूद उन्होंने ये रिस्क उठाया। तो खतरों के खिलाड़ी लगते हैं वो भी। चल हमारी ढेरों दुआएं आप दोनों के लिए, अल्लाह ताला आपको ढेरों कामयाबियां दे और पाकिस्तान का नाम रोशन करने का मौका दे। और जो स्पोर्ट्स उसे देखना चाहिए, उसे सोचना चाहिए। हम बारहा पाकिस्तान का वो टैलेंट ढूंढ के लाते हैं सामने कि भाई ये भी क्रिकेट के अलावा तवज्जो के मुस्तहिक हैं, इनको आपकी तवज्जो की ज़रूरत है। तो हमारी मुबारकबाद भी और बेस्ट विशेस भी हमारी तरफ से। बहुत शुक्रिया आप दोनों के आने का। और हम लोग एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे गवर्नमेंट से कि थोड़ी सी तवज्जो बाकी स्पोर्ट्स पर भी दीजिए, बाकी खेलें, बाकी उन बच्चों पर दीजिए जिनको निखारने की थोड़ी सी ज़रूरत है और वो पाकिस्तान का नाम रोशन अपने बलबूते पे कर आ रहे हैं। अगर आप उनको थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो फिर वो पाकिस्तान का झंडा हर जगह पर लहराएंगे। हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, आप कहीं मत जाएगा, दीगर हम इश्यूज होंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक। बात हो जाए कुछ मौसम की, बदलती रुतों का अहवाल आप तक पहुंचाते हैं। और जिस तरह से आप जानते हैं कि बरसात का बाकायदा आगाज़ हो चुका है, मानसून का मौसम चल रहा है, कहाँ कहाँ कितनी बारिश हो चुकी है और कितनी होनी बाकी है। महकमा मौसमियात क्या कहता है? महकमा मौसमियात से जानते हैं कि क्योंकि गर्मी की शिद्दत एक बार फिर से देखने में आ रही है, कभी बादल बन जाते हैं, कभी हब्स हो जाती है और कभी बारिश बरसती है। लेकिन बारिश इस वक्त पंजाब के शायद पंजाब से रूठ गई है फिर से। मौसम तो वही चल रहा है, 5 जुलाई तक की नवीद सुनाई गई थी। अंजुम नज़ीर जैगम साहब डेप्यूटी डायरेक्टर मेट हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू शो कहेंगे आपको अंजुम साहब। अंजुम साहब क्या कहते हैं, बारिशें पंजाब में इस वक्त लगता है कम हो गई हैं कुछ और हब्स बहुत ज़्यादा है, कब तक इसका दौरानिया चलता रहेगा और फिर से कब बारिशें देखने को मिलेंगी? जी बहुत शुक्रिया। आप ये नहीं कह सकते कि बारिशें रूठ गई हैं। बारिशों का सिलसिला जी अब स्टार्ट हुआ जाता है पंजाब में। अभी कुछ बादल जो हैं वो ईस्टर्न साइड पर हैं, जो कि अभी कुछ देर में जो हैं वो लाहौर और उससे गिरदुनवाज, सियालकोट, नारोवाल, गुजरांवाला का अहाता करेंगे। और उम्मीद है कि आज शाम से लेकर तकरीबन 10-11 तारीख तक वक्फे से इन इलाकों में बारिश होगी, जबकि बाज़ मुकामात पर शदीद मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। ठीक है। और नॉर्दर्न एरियाज़ की अगर बात की जाए, कबायली इलाकों में या पहाड़ी इलाकों में, वहाँ पे बारिश की सूरत हाल क्या है और क्या एडवाइजरी देंगे जो टूरिस्ट वहाँ पे जाना चाहते हैं? देखें जी, जीबी की बात करें तो 5 तारीख की शाम से लेकर 10 तारीख तक इन अक्सर इलाकों में जीबी में वक्फे से मौसला बारिश के गरज चमक के साथ इम्कानात हैं। जबकि कश्मीर, गलियात और केपीके के जो इलाके हैं, जो हमारे सियाहती मकाम हैं, यहाँ पर शदीद बारिश भी मतवक्को है। अच्छा, ये भी बताइएगा अंजुम साहब के क्योंकि 9 और 10 मुहर्रम को स्पेशली गर्मी होती है, हम देखते हैं हमेशा कड़कदार धूप होती है और फिर गर्मी की शिद्दत भी ज़्यादा हो जाती है। इस बार 9 और 10 मुहर्रम में बारिशों की कोई तवक्को है या फिर मौसम गर्म और मरतूब ही रहेगा? देखें जी, बिल्कुल तवक्को है। इस वीकेंड से आप कह लें कि एक बारिशों का जो सिलसिला शुरू हो रहा है, ये 11-12 तारीख तक वक्फे से पंजाब के अक्सर इलाकों में जारी रहेगा। इस दौरान मुहर्रमुल हराम के जो 9-10 तारीख है, इस दौरान भी बारिशों के इम्कानात मौजूद हैं। ठीक है। सिंध में, कराची में क्या हालात रहेंगे, कितनी बारिशें मुतवक्के हैं और क्या जो कोऑर्डिनेशन है वो मुकम्मल हो चुकी PDM में, NDA में, इसके साथ किस तरह की आपस में गुफ्तगू और राब्ते जारी हैं? जी बिल्कुल, NDA में, PDM में को डेली बेसिस पे जो है वो फोरकास्ट इशू की जाती है। जब कोई एडवाइजरी भी आती है, देन एंड देयर सबको जो है वो शेयर कर दी जाती है। सिंध की बात करें, बिलखसूस कराची की, तो कराची में जो है वो इस वक्त मतला अबर आलूद है। सुबह से चंद मकामात पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी की इतलात हैं। ये सिलसिला आज और कल कराची में जारी रहेगा। जबकि अगर आप सिंध की बात करते हैं तो सिंध के जो साउथ ईस्टर्न सेक्टर है, जो आपका थरपारकर का ज़िला है, यहाँ पर दरमियानी दर्जे की बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। ये सिलसिला आज और कल सिंध में बरकरार रहेगा। और अगर हम बाकी सिंध की बात करते हैं तो ठट्ठा, सुजावल, बद्दीन, हैदराबाद के कुछ इलाके, इसके साथ साथ मीरपुर खास, उमरकोट, खैरपुर के कुछ इलाके, सखर के इंतहाई मशरकी इलाके, दादू और इससे मुलिका इलाकों में हल्की बारिश के इम्कानात हैं जी। अच्छा अंजुम साहब, जो महीना पंजाबी एक महीना कहा जाता है सावन, कहते हैं बड़े कि वो अगस्त में आगाज़ होता था उसका और अगस्त में बहुत ज़्यादा बारिशें होती थी। मिड जुलाई से अगस्त का पूरा महीना जो है वो बारिशों में गुजरता होता था। लेकिन इस बार हम देखते हैं कि जून और जुलाई के अंदर बारिशें हो रही हैं। अगर हम इसको क्लाइमेट चेंज को देखें तो क्या ये क्लाइमेट चेंज एक वजह हो सकती है सावन के पहले आ जाने की, मानसून के पहले जाने की, या फिर ये बारिशें भी होंगी और फिर आगे चल के अगस्त में भी बारिशों का एक नया स्पेल देखने को मिलेगा जो कि सावन का एक स्पेल होता है?
देखिए जी, मोस्टली ऐसा होता है कि जुलाई के आगाज़ से जो है वो पाकिस्तान में मॉनसून का आगाज़ हो जाता है। तो इस साल तकरीबन 5 दिन पहले आगाज़ हुआ। इससे पहले आपने देखा कि हमारे खित्ते में स्पेशली पंजाब में एक इंटेंस हीट रही, जिसकी वजह से एनर्जी जो है वो एटमॉस्फेयर में ट्रैप्ड है, जिसकी वजह से ये बारिशें जो हैं वो शदीद नौयत की हो रही हैं अक्सर इलाकों में। जैसा कि कल हमने चिराट में देखा 92 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। इसी तरह पहले 2-4 दिन पहले इस्लामाबाद में भी बड़ी अच्छी बारिश देखी गई। ठीक है, और अंजुम साहब, इसकी वजह से दरियाओं में तुग़यानी का खदशा या सैलाब का खदशा मौजूद रहेगा? जी बिल्कुल, जब बारिश का पानी ज़ाहिर है बारिश होती है तो उसके साथ साथ जो आपके लोकल नदी नाले हैं पहले वो उसमें फ्लडिंग्स होती हैं। कच्छ जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पे फ्लैश फ्लडिंग्स होती हैं। फिर उसके साथ साथ ये पानी जो है वो आपके दरियाओं में भी आता है, जैसा कि मराला पे जो है वो लोअर दर्जे का सैलाब है। और इसी तरह जब मज़ीद बारिश होगी तो दरियाओं में मज़ीद पानी की सूरत हाल बनेगी। बिल्कुल सही। अच्छा अंजुम साहब, इसके लिए एहतियाती तदाबीर क्या है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन जो आपकी डिफरेंट इदारों से हो रही है, महकमों से हो रही है, तो यकीनी तौर पर हो रही होगी, लेकिन जो आवाम है, क्योंकि इस मौसम में ही छुट्टियां चल रही हैं तो लोग नॉर्दर्न एरियाज़ का रुख कर लेते हैं। लैंडस्लाइडिंग तो नहीं हो सकती, लैंडस्लाइडिंग का खदशा भी क्या है, और अगर बारिशों के दौरान इन जगहों पर जाया जाए तो क्या एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए? जी देखें, बिल्कुल आने वाले वीक के दौरान जो है जैसा मैंने बताया, और पीएमडी की एडवाइजरी भी है कि जो हमारे सियाहती मकामात हैं वहाँ पर अक्सर इलाकों में शदीद मूसलाधार बारिश के इम्कानात हैं। और इसके साथ साथ जब बारिश ज़्यादा होती है तो फिर उसके साथ साथ जो है वो लैंड स्लाइडिंग भी होती है। जो आपके लोकल नदी नाले हैं उनमें फ्लडिंग की कैफियत होती है। तो पीएमडी की किसान ऐप जो है आप डाउनलोड कर लें, जो कि एप्पल और गूगल दोनों स्टोर्स पर अवेलेबल है, जिस पे वक्तन फवक्तन जो है वो नाउ कास्टिंग का जो आपके अलर्ट्स होते हैं वो इशू कर दिए जाते हैं। जो भी सयाह इन इलाकों में जा रहे हैं वो मौसम की सूरत हाल को देखते हुए जाएं, लोकल अथॉरिटीज़ के साथ जो है कोऑपरेट करें। तमाम पीडीएमए जो हैं वो अपने डीडीएमएस तक जो है वो अपनी वार्निंग्स को जो है डिसमिनेट कर रहे हैं। और बहुत सारे सयाह जब इन इलाकों में जाते हैं वो नए होते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि वहाँ की सूरत हाल क्या है, तो लोकल इंतजामिया या लोकल लोगों के साथ ताउन करें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। अंजुम नज़ीर ज़ैगम साहब हमारे साथ मौजूद थे, और अंजुम साहब ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है कि जब बारिश ज़्यादा होती है तो पानी उसके लिए एहतियात और कोऑर्डिनेशन भी ज़्यादा होनी चाहिए ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटा जा सके। उम्मीद करते हैं इंतजामात और कोऑर्डिनेशन बेहतर होगी। जिस तरह से सबात का वाक़या पेश आया, ऐसा कोई और सानिया रोनुमा ना हो। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। आपसे मुलाकात होगी कल, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।